नमस्कार, खराब सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है प्रियंका और अजय। भारतीय बाजार का शानदार तेजी देखने के बाद आज सेंटिमेंट्स कैसे नजर आएंगे? क्या आज के ट्रेड सेटअप में भी खरीदारी के मौके इंडेक्स वाइज और स्टॉक वाइज मिलेंगे? इस पर होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन इस वक्त विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग अजय। अजय, मिक्स चांस विदेशी बाजार से नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए इस वक्त तो सारे के सारे फैक्टर्स जो है पॉजिटिव है। एफआईएस की खरीदारी ये तो बिल्कुल नहीं रुक रही। देखिए, यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड है। आप ये डे टू डे अगर आप ना देखें, अगर आप थोड़ा बड़ी तस्वीर देखें, जी हाँ, कल मिक्स बंद हुआ है, नैस्डैक एस&पी ऊपर है, डाउ नीचे है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि यूएस मार्केट में किसी भी तरह की कोई डिसरप्शन नहीं है इस समय। और डॉलर इंडेक्स को देखिए आप 101 पे बना हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स काम डाउन है। मीडियम टर्म में दो चीज़ों पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी जिसमें ग्लोबल मार्केट का डिसरप्शन हो सकता है। एक तो आज चाइना का ट्रेड डेटा आएगा और वहां ग्रोथ किस तरह की हो रही है इस महीने। इस हफ्ते काफी सारे डेटा है। जी हाँ, तो चाइना का जो ग्रोथ का डेटा होगा, जो एक्सपोर्ट डेटा है, वो बताएगा कि दुनिया भर में ग्रोथ का मामला बहुत ज्यादा खराब है, एकदम मायूस होने लायक है, या शायद उतना खराब नहीं है। और दूसरा ऑफकोर्स 10 तारीख की रात को, यानी हमारे लिए 11 तारीख को आएगा यूएस इन्फ्लेशन। ये 2-3 डेटा पे नजर होनी चाहिए, लेकिन बाजार मुझे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट भी उसके बियॉन्ड देख रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने एक बड़ा पॉज मान के रखा हुआ है। अगर यूएस इन्फ्लेशन वाकई कमजोर आ गया, जिसकी मुझे उम्मीद है, मैं आपको बता दूं, विस्पर नंबर ये है कि यूएस इन्फ्लेशन कमजोर होकर आएगा। वाकई कमजोर होकर आया तो बाजार को ये एक मैसेज जाएगा कि फेड समझता है, फेड ने एक बड़ा पॉज किया है और रेट कट भी दूर नहीं है। बाय द वे, आपको मैं बता दूं कि यूएस मार्केट में पूरे दुनिया भर में जो स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं फेड के एक्शंस को, उन्होंने अपने रेट कट जो 6 से 8 महीने बाद शुरू होंगे उसके बेट्स बढ़ा दिए हैं। मतलब जो दुनिया समझती थी कि रेट कट अभी जल्दी नहीं आएंगे, अब लोगों को लग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ये मानने लगे हैं कि शायद 6 से 8 महीने बाद लेट 2023 अर्ली 2024 में पहला रेट कट आ सकता है। तो बेट्स बढ़ रही हैं, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, लेकिन बाजार ये मान रहा है। इसीलिए इतनी मजबूती के साथ ग्लोबल मार्केट, डायरेक्टर साहब अगर आप ग्लोबल मार्केट के चार्ट दिखा सकें तो ये आपको मालूम चलेगा कि क्यों इतना टिके हुए। कट में बदल सकता है, और वो भी रेट हाइक तो आना ही नहीं था, पॉज हो गया, अब एक बड़ा पॉज हो गया, बट अब रेट कट्स आना शुरू होंगे। नहीं, अभी आना नहीं शुरू होंगे, 6 महीने बाद। इतना उतावला नहीं होना चाहिए हमें। लेकिन बाजार फैक्टर इन करेगा कि आगे चौराहे पे, कोने में, एक होराइजन पे अब शायद रेट कट खड़ा है। चलिए ठीक है, तो बाजार यानी अब इस बड़ी डेवलपमेंट को भी देख रहा है, और साथ ही जेनेट येलन के बयान तो डेट सीलिंग को लेकर बाजार में है ही। मिक्स सेशन हमें देखने को मिला। अब आज की हेडलाइंस देख लेते हैं एक बार। इंडियन मार्केट्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट सेटअप क्या है? अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार। डाउ में करीब 0.25% की गिरावट, लेकिन नैस्डैक दिन के निचले स्तर से करीब 80 अंक चढ़कर हरे निशान हुआ बंद। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की कमजोरी, करीब 30 अंक गिरकर 18,320 के पास। कोरिया, चीन, हांगकांग के बाजार में दबाव, लेकिन जापान के बाजार ऊपर। मंदी की आशंका कम होने से कच्चे तेल में रिकवरी। ब्रेंट 2% बढ़कर $77 के करीब। सोने में छोटे दायरे में कारोबार। कॉमेक्स पर भाव $2030 के करीब। एफआईएस की कैश मार्केट में लगातार 8वें दिन खरीदारी। 8 दिनों में करीब 14,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। चौथी तिमाही में 13% बढ़ा पिडिलाइट का मुनाफा। वहीं आरती इंडस्ट्रीज की आय में 15% का उछाल, लेकिन मार्जिन पर दिखा दबाव। महानगर गैस के मजबूत नतीजे, मुनाफे में 56% का उछाल। बिरला सॉफ्ट का भी दमदार प्रदर्शन, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी। एफएनओ में ल्यूपिन, एसआरएफ, रेन इंडस्ट्रीज और अपोलो टायर्स के नंबर्स आज। रेमंड और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के नंबर्स पर भी रेटिंग। कल भारी गिरावट के बाद फिर से फोकस में रहेगा आदित्य बिरला फैशन और टीसीएनएस। कॉन्फ्रेंस कॉल में एबीएफआरएल मैनेजमेंट ने कहा, एथनिक वेयर का पोर्टफोलियो पूरा। टीसीएनएस ब्रांड्स के मार्जिन जल्द 10% से ज्यादा करने का भरोसा। मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग आज करीब 15.5 गुना बढ़ा था इशू प्राइस 1,080 रुपए प्रति शेयर। फिच ने भारत की रेटिंग स्थिर रखी, कहा मजबूत ग्रोथ के कारण मध्यम अवधि के लिए आउटलुक अच्छा।
बैंक्स और कंपनियों की बैलेंस शीट बेहतर होने से निवेश बढ़ेगा। आज जोमैटो पर रहेगा फोकस। इन्वेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन घटाया, $8 बिलियन से वैल्यूएशन घटाकर $5.5 बिलियन किया। फोकस में रहेगा नेस्ले और टाटा कंज्यूमर। चिंग्स सीक्रेट को खरीदने की रेस में सबसे आगे। और गो फर्स्ट की याचिका पर मोरेटोरियम के लिए एनसीएलटी से फैसला संभव। वहीं लीज पर विमान देने वाली कंपनियों ने 36 विमान वापस लेने के लिए डीजीसीए को दी अर्जी। चलिए, तो यूएस मार्केट्स को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन इंडियन मार्केट्स में जो पार्टी अब भी चल रही है, क्या वो चलती रहेगी? कल अब तो बात अजय ऑल टाइम हाई की हो रही है कि ऑल टाइम हाई से हम कितनी दूर है। देखिए 75% रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं है। यूएस मार्केट प्रियंका, आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज बातचीत शुरू की है। एकदम अपने दिल्ली वाली बात कह दी, पार्टी अभी चलेगी। पार्टी अभी चलेगी। क्या गाना था वो, राइट? पार्टी अभी चलेगी, ये एग्जैक्टली हो रहा है बाजार में। पार्टी अभी चल रही है और वो इसलिए चल रही है क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है। जब तक एफआईएस की लिक्विडिटी मजबूत रहती है, डायरेक्टर साहब एक हेडर लगा दीजिए, नए शिखर की तैयारी, न्यू हाइज इन साइट। क्योंकि वही हम चैनल पे वो कॉल लेके चल रहे हैं कि न्यू हाइज वाकई में एकदम कॉर्नर पे ही है। लेस देन 3%। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एफआईएस की लगातार बाइंग, 8 दिन से लगातार एफआईएस बाय कर रहे हैं और लिक्विडिटी आगे कोई फंडामेंटल्स नहीं टिकते हैं। जब लिक्विडिटी आपके फेवर में, तो दुनिया भर के चैलेंजिंग फंडामेंटल में भी बाजार न्यू हाई मारता है। अगर लिक्विडिटी आपके फेवर में नहीं है तो लाख आपके फंडामेंटल अच्छे हों, बाजार जो है चैलेंजिंग रहता है। और यही था जो हमने देखा कि ऐसे कोई बहुत ही भीषण खराब फंडामेंटल्स हमारे नहीं हो गए थे पिछले 1.5 साल में, राइट? कोई $200 थोड़ी क्रूड चला गया था, सिर्फ एक अकेला क्रूड हमारे सारे मैक्रो स्टोरी का सत्यानाश कर देता है। बट नहीं था, वो फेवरेबल था, लेकिन उसके बाद भी हम चैलेंज दें। क्यों? क्योंकि यूएस की लिक्विडिटी चली गई थी। और शॉर्ट रन में तो लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है। लॉन्ग रन में अर्निंग्स, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी वापस आ गई है, क्रूड नीचे है। डॉलर इंडेक्स जो हमारा एक नया दोस्त बना है, न्यू बीएफएफ कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो वो 101, 102, 101, 102, ये ऊपर में 114 गया था, अभी रिसेंट हाई में 105, वहां से नीचे आ रहा है। तो एफआईएस का पूरा साथ इंडियन मार्केट की तरफ है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप अर्निंग्स की क्वालिटी देखें, अगर आप कल भी यूपीएल के नतीजे थोड़े गड़बड़ आए, उन्होंने रीजन बताए और स्टॉक नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, लेकिन गाइडेंस अच्छी थी। तो आगे आने वाले महीनों के लिए मैरिको ने कहा हमारा रॉ मटेरियल इश्यू ठीक हो रहा है। अगर जिन लोगों ने थोड़ी बहुत कमजोर नतीजे दिए भी हैं, उन्होंने कमजोर नतीजे और कमजोर गाइडेंस किसी ने नहीं दी। गाइडेंस अच्छी है, कमजोरी भी ये बताई कि इस क्वार्टर में ये खास बात थी, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर में तो लोगों को बहुत कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला है अर्निंग्स से। तो अर्निंग्स का साथ है, ये देखिए आपके पास अर्निंग स्कोर कार्ड आ गया, क्रूड का साथ है, एफआईएस का साथ है। लोकल इन्वेस्टर्स भी बहुत खुश हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप 10-10% चल रहे हैं, वो एफआई मनी से नहीं चलते, वो लोकल एचएनआई फैमिली ऑफिस मनी से चलते हैं। वो भयंकर तरीके से एक्टिव है। हमने अब 6 महीने से हम आपको बता रहे हैं, आप एचएनआई और फैमिली ऑफिस एक्टिविटी को ट्रैक करिए। कल देखिए बॉम्ब्ड आउट एनबीएफसी, इंडोस्टार, कोई पूछता भी नहीं आपको कब याद करिए बात भी होगी। स्टॉक के बारे कभी याद ही करती क्या है कंपनी नहीं मालूम है, भूल गए कि वो सीवी फाइनेंसिंग में श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनी है, वहां पे कार्नेल ने ब्लॉक लिया। सो ब्लॉक डील एक्टिविटी को जहां एफआई ये फैमिली ऑफिस मनी और एचएनआई, इनमें रिस्क एपेटाइट वापस आ गई। हम तो कई महीनों से बात कह रहे हैं और इसीलिए आपको पेटीएम, उसमें क्या हुआ डायरेक्टर साहब? पेटीएम बड़ी रुचि आपकी। ये देखिए ब्लॉक कलर, अच्छे नंबर आए थे, एक बार दिखाना चाहिए। नहीं, कमेंट्री अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट। तो इसकी वजह से आपको कोई बड़ी बात नहीं है, रेंज क्या खेलनी है हमको। कोई भी पुल बैक, इनफैक्ट आज भी एसजीएक्स निफ्टी एक टाइम पे 27, 28, 30 पॉइंट नेगेटिव में था, अब 12 ही पॉइंट रह गया। तो पुल बैक में निफ्टी की लेके आइए डायरेक्टर साहब, पुल बैक्स में आप खरीदारी करें। अब आपको दो शॉट में अटेम्प्ट होगा न्यू हाई, जो 18,875 के आसपास का है। पहले हम 18,500 क्रॉस करना जरूरी है, तो 18,200, 18,500 की एक रेंज है। जैसे हमने 18,100-200 क्रॉस किया काफी दिन समय बिताने के बाद, ऐसे ही अब 18,400-500 वाला जो जोन है 100 पॉइंट का, वो क्रॉस करना जरूरी है। जहां वो क्रॉस हुआ, नेक्स्ट पड़ाव आपका न्यू हाई पे होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं,
कल बाजार में अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो एक मजबूती का साइन ये है प्रियंका कि कल फ्राइडे का पूरी भरपाई तो हमने करी दी फॉल की 60-70% तो आपका इंडो बैंक ये दोनों ही थे हाँ। क्योंकि एचडीएफसी ट्विंस वापस आ गए, लेकिन बैंक इंडसइंड बैंक भी, लेकिन उसके अलावा इंट्राडे देखिए एक भी डिप था, बैंक निफ्टी भी लेके आई है, एक भी इंट्राडे डिप नहीं आया, ये बहुत मजबूती का साइन है। और इसीलिए आज मैंने अपनी टाई भी जो है ना माहौल के हिसाब से चुन के मैं ये कहने वाली चुन थी, के ये पहनी थी। एफआईएस की प्लेट जो है और आपकी टाई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही बिल्कुल, है। मैंने जानबूझ चुनी थी। देखिए लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, कैश में बाइंग है, यूएस मार्केट ठीक है, कोई इशू नहीं है, पुल बैक्स में खरीद लीजिए। वैसे आप बैंक निफ्टी की भी रेंज चांसेस ये हैं जिस हिसाब से बैंक प्राइवेट बैंक के साथ एसबीआई वो सब भी चलने लगे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, चांसेस ये हैं कि बैंक निफ्टी पहले अपना प्रीवियस हाई टच कर दे। ये देखिए बहुत ही शानदार ग्राफ डिम्पी ने बना के दिया है, 44,000 का रेजिस्टेंस है, मैं इसको 43,800 से 44,000 बोलूंगा, ये जहां क्रॉस हुआ न्यू हाई, तो पॉइंट ये है कि न्यू हाई इन साइट है और इस समय मोमेंटम बहुत मजबूत है। पुल बैक्स में एंट्री करिए और लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करिए स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन आ गए हमारे डिम्पी बाबू एफएनओ लेके हमारे साथ। एफएनओ डेटा क्या कहता है? गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। F&O डाटा तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने स्टार्टिंग से इस सीरीज़ की बोला था कि जब एफआईज के पास पैसा आ जाए, यानी कि एफआईज मार्केट के अंदर आ जाए, तो फिर आप देखिएगा कि मार्केट के अंदर आपको फील गुड कैसे होता है। और ये बात हमने कई बार आपको नोटिस कराई कि रिटेल से एफआईज का जो चर्निंग हुआ है, यानी कि हाथ बदला हुआ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसलिए अब आप नए हाई की भी बात कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने लेके चलूंगा। पहले निफ्टी पे आते हैं, ये एफआईज का डाटा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले निफ्टी के डाटा दिखाइए। उसके अंदर आप देखेंगे 6% का फिर से ओपन इंटरेस्ट है। मैंने कई साल से F&O को ट्रैक कर रहा हूँ और मैंने रेयर देखा है कि स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में आपको 5-6% का OI दिखे। या तो एक क्लोजिंग में मिलता है या तो कोई एबनॉर्मल न्यूज़ वगैरह आ जाए तब आपको OI मिलेगा, लेकिन ये 6% का बैक टू बैक OI मिलना ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है। ये पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशनल का है, उसका जवाब है येस। ये पार्टिसिपेशन का रिटेल का है तो उसका जवाब है नो। रिटेल का पार्टिसिपेशन उतना नहीं है, वो मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि क्यों रिटेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट हाँ एफआईज काफी जोर से कर रहा है। आते एक पॉइंट पे और 2 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट भी हो चुका है इसके अंदर, जो ओपन खुले सौदे जिसको हम कहते हैं। इस सीरीज को हम लाइट नहीं कहेंगे, अब ये सीरीज स्ट्रांग हो चुकी है अपने आप में। पहले लाइट सीरीज थी, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव खबर इसको वॉलेटाइल कर सकती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसको गिरने के लिए ठोस रीजन चाहिए, चलाने के लिए भी ठोस रीजन चाहिए होंगे। आते ट्रेंड पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है इस लेवल पर, अब आके अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है तो एक काबिल तारीफ है। प्रीमियम 58 पॉइंट्स का है, कुल मिला के बात सारी ठीक है। आते हैं बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर आप देखेंगे 3% का OI है, इससे बिफोर यानी कि 1 डे बिफोर -6% का OI था, यानी कि पहले शॉर्ट्स को कवर कराया, कल खरीदारी करके उनकी जो रही कहीं कसर उम्मीद थी वो भी धो डाली। अब एक पॉइंट और है, 43,500 मेक ब्रेक लेवल है, यहीं से हम टूटे थे। निफ्टी ने तो डैमेज कंट्रोल कर लिया, बट बैंक निफ्टी का डैमेज कंट्रोल होना भी बाकी है एक राउंड का, तो इसलिए एक राउंड 43,500 हमने चार्ट में भी लिख के भेजा है, वो मेक ब्रेक है। अगर ये हो गया तो फिर आप 44,000 भी बहुत स्पीड से ऊपर आ जाएंगे। आते हैं प्रीमियम्स पे, 45 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम अभी आपको बैंक निफ्टी पे दिखेगा। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर बनी है, ये रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉसेस हमने आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के पिवट पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके रखे हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। दूसरा पॉइंट आता है विक्स पे, पीसीआर और विक्स पे। अगर आप पीसीआर निफ्टी का देखेंगे तो 1 के ऊपर आया, बट बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी भी 1 के ऊपर नहीं है, स्लाइटली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा बैंक निफ्टी आपको हमेशा से आपका ट्रेड डिसाइड करेगा कि आपको निफ्टी लेना है कि नहीं लेना। आप निफ्टी देख के सौदा नहीं प्लस कर पाओगे, बैंक निफ्टी देख के आपके सारे फैसले होंगे, और ये फैसला आज और कल के लिए भी बैंक निफ्टी ही डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आते हैं विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2-2.5% ऊपर है। देखिए कल 200 पॉइंट करीब करीब निफ्टी ऊपर आया, बैंक निफ्टी 650 पॉइंट ऊपर आया, लेकिन विक्स भी बढ़ गया। तो मार्केट के अंदर क्या है ना, फियर कम नहीं हो रहा। फियर अभी इस चीज का डर है कि कहीं कोई खबर ना आ जाए, तो रुक रुक के बाइंग आ रही है। लिक्विडिटी का पुश एफआईज की तरफ से ही आता है। ये एक मेरा पहला पॉइंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिटेल का पार्टिसिपेशन नहीं। अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन होता तो विक्स आपको 3% कम से कम नीचे मिलता, लेकिन विक्स 2.5% ऊपर था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एफआईज के ट्रेड पे। देखिए एफआईज ने सिर्फ ऑप्शंस के अंदर काम किया है, वो सेल का, और सभी सेगमेंट्स में बाय हुआ है, चाहे वो फ्यूचर्स हैं चाहे वो स्टॉक्स के फ्यूचर्स हैं। लेकिन ऑप्शंस के अंदर
20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग और स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर 200 करोड़ की सेलिंग की है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा टर्न ओवर होगा, लेकिन ये पॉजिटिव बायस है। जब जब फ्यूचर्स के अंदर बाइंग होगा, ऑप्शंस के अंदर सेल होगा, मार्केट के अंदर धीरे धीरे शॉर्ट्स को डर लगेगा और बाहर निकलेंगे। ये इसका पहला सिंबॉलिक मीनिंग होता है। अगर आप काफ़ी समय से एफएनओ ट्रैक कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जिस दिन ऑप्शंस में माइनस हो और कैश में प्लस हो और ठीक ठाक रकम हो तो आप देखेंगे आपके बेस प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आते हैं कल रिटेल ने कल क्या किया। देखिए, रिटेल ने कल ना फ्यूचर्स को बेचा है। हम सब एंजॉय कर रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन रिटेल के बारे में बता रहा हूं, उन्होंने फ्यूचर्स कल बेचा है। उन्होंने कल कॉल्स भी अपनी बेची हैं और इस तरह के मूव के बाद स्वाभाविक है रिटेल बेचता ही है और वो कल वही नंबर हमको आता हुआ दिखा। एफआईज ने कल फ्यूचर्स खरीदा है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था जिसमें मैं कह रहा था कि एफआईज का पार्टिसिपेशन बहुत जोर का है, बट रिटेल का पार्टिसिपेशन उतना नहीं हमको दिख रहा। तीसरे पॉइंट आते ऑप्शंस पे। देखिए, ऑप्शंस के अंदर कल कॉल जो हुई है ना, उसके अंदर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। यानी कि जिन्होंने ये सोचा था कि हम बाजार को तोड़ देंगे, कॉल्स को राइट किया, कल उनको अपनी पोस्ट, अपनी चौकी छोड़ के भागना पड़ा, वो भाग गए। अब क्या हो रहा है कि यहां पे आके कब्जा हो जाएगा बुल्स वालों का। और इसमें एक पॉइंट और है, 18,200 के हमने पुट भी जब चेक किए तो वहां पे देखा शॉर्टिंग हुई है। इसका मतलब बाजार को दो तरफ से कमाया गया। पहला, एक तो कॉल राइटर्स को भगाया गया और दूसरा पुट्स को भी बेचा गया जोरदार तरीके से। वॉल्यूम काफी हैवी था, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। इसी तरह से बैंक निफ्टी 43,000 इसका मेक ब्रेक लेवल है, इसलिए हमने 43,000 को एक बेस मानते हुए देखा है कि लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। अब आप बैंक निफ्टी के अंदर तभी वीक होंगे जब 43,000 टूटेगा। हो सकता है 200-300 पॉइंट के स्विंग मिले, घबराइएगा नहीं। 43,000 टूटने पर ही वापस आप वीक होने जाओगे, अदरवाइज वीक नहीं हो रहे हो। आते हैं लॉन्ग पोजीशंस कहां पे बनी है, वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, सारे ग्राफिक्स बने हुए। मैरिको, इंडसन बैंक, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स चले हैं अच्छे। और शॉर्ट्स पोजीशंस यहाँ पे बनी है वो ABRFL, कोल इंडिया के अंदर बनी है, अडानी एंटरप्राइज के अंदर बनी है। अब आते हैं लॉन्ग पोजीशंस पे। एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस कितनी है? देखिए, 48% की लॉन्ग पोजीशंस उनकी खड़ी हुई है और स्लाइटली कोई चेंज नहीं है, 49 से 48 हुआ है रिटेल का। और एफआईज का जो लॉन्ग पोजीशन है वो 49% हो गया है। कल में 4% उनका सौदा भी बढ़ा है। 3 शेयर एफ एंड बैन में है, एक है BHEL, JNFC और मन्नापुरम। डिम्पी, शुक्रिया एफएनओ की पोजीशनिंग हमें बताने के लिए। तो क्लियरली हम देख रहे हैं लिक्विडिटी पुश है जो कि कैश मार्केट में, साथ ही एफएनओ की पोजीशनिंग को भी काफी हद तक इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन आइए आज के बाजार की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं आज के लिए 4 बड़े ट्रिगर्स कौन से। विदेशी बाजार को हमने टच बेस किया, एक कह सकते हैं मिले जुले सेंटिमेंट विदेशी बाजार से इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन वहां से घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार के अपनी तेजी के ट्रिगर्स हैं और विदेशी बाजार में भी भारतीय बाजार की ही तरह रिजल्ट बैक सीजन चल रहा है। वायदा बाजार की अगर बात करें, एफआईज 8 दिनों से खरीदारी कर रहे हैं और क्लियरली यहाँ पर जो खरीदारी का रुख है, 14,000 करोड़ रुपए के शेयर्स की खरीदारी 8 दिनों में हो चुकी है, विच इज अ बिग पॉजिटिव। कच्चे तेल की चाल $77 के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ और नतीजों के लिहाज से अगर आप देखेंगे अच्छे नंबर्स का रिएक्शन क्लियरली स्टॉक प्राइसेस में आ रहा है। जहां कमजोर नतीजे, वहां गाइडेंस है जो कि प्ले आउट करिए। MGL के नतीजे जो कि काफी मजबूत आए, इस पर इंपैक्ट क्या रहेगा देखना होगा। बिरला सॉफ्ट का भी काफी दमदार प्रदर्शन है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई और आज ल्यूपिन और SRF के नंबर्स पर खास तौर से नजर रहेगी। और साथ ही प्राइमरी मार्केट में एक और एंट्री होती हुई दिखेगी। मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग है आज, आपको बता दें करीब 15.5 गुना भरा था ये इशू और साथ ही एंकर इन्वेस्टर से 1298 करोड़ कंपनी ने जुटाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, मार्केट कैप के लिहाज से 8वीं बड़ी फार्मा कंपनी। अजय, लिस्टिंग की जहां हम बात कर रहे हैं, एनालिस्ट का ये मानना है कि दमदार लिस्टिंग होगी, इनफैक्ट अपर बैंड से भी 100 रुपए ज्यादा लिस्टिंग हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि मैनकाइंड फार्मा एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो आज लिस्ट हो जाएगी। बहुत बड़ी कंपनी बनेगी ये, 50-60 हजार करोड़ एम कैप हो जाएगा इसका और इसका करीब 10 से 12% प्रीमियम चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत भयंकर शायद रिस्पांस लिस्टिंग पे नहीं मिले, लेकिन जो साइज ऑफ द IPO है उसमें 15 टाइम सब्सक्रिप्शन पाना मामूली बात नहीं है, स्पेशली क्योंकि फार्मा आउट ऑफ फ्लेवर हो गया था। अब धीरे धीरे फार्मा में रुचि वापस आ रही है। लेकिन जिस हिस्से फार्मा के जिस हिस्से पे मैनकाइंड काम करती है जो कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, वहां बहुत हाई ग्रोथ है और ये कंपनी बहुत ही लोकलाइज्ड टाइप की कंपनी है। छोटे छोटे शहरों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपने आप में एक यूनिकनेस है इस कंपनी में। लिस्टिंग के बाद फॉलोअप बाइंग कितनी आती है ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को 10 से 12% का प्रीमियम मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनको आदत होती है कि कम से कम 30-40% प्रीमियम मिले। लेकिन इस साइज की कंपनी पे इतना बड़ा प्रीमियम बुरी बात नहीं है और ये HNI फैमिली ऑफिस और इंस्टीट्यूशनल टाइप का स्टॉक बन गया है उस साइज की कंपनी। तो फाइनली अच्छे टाइम पे आ रही है, फार्मा में रुचि वापस आ रही है, बढ़िया काम कर रहे हैं,
तो फॉलो अप बाइंग कितनी आती है लिस्टिंग के बाद ये देखना मैं थोड़ा सा ये वैल्यूएशन डायरेक्ट को लेकिन कंसर्न जरूर था कि कुछ थोड़ी पार्ट ऑफ द ऊपर है। मार्केट में हाँ। जी हाँ ये था, लेकिन अगर आप देखें एबॉट को देखें, अल्केम को देखें, बाकी सबको देखें, तो क्योंकि सुपीरियर ग्रोथ है डोमेस्टिक फार्मा में, इसलिए कोई भी आपको डोमेस्टिक फार्मा में बहुत ही चीप नहीं दिखेगा। और अगर वो है किसी रीजन की वजह से है, ठीक है। क्योंकि वो सुपीरियर ग्रोथ लेते हैं, पूरा सेक्टर तो थोड़ा सा स्टीप पे जाता है। जैसे इंडिया कभी चीप नहीं मिलता सिवाय क्राइसिस के, क्योंकि यहाँ ग्रोथ सुपीरियर है। राइट। और आपको 2009 में मिला चीप, 2001 में मिला, कोई क्राइसिस हो तो इंडिया चीप मिलता है, कोविड में चीप मिला, वरना इंडिया चीप नहीं मिलता, क्योंकि सुपीरियर ग्रोथ है। तो बाजार यूजुअली सुपीरियर ग्रोथ को थोड़ा सा प्रीमियम असाइन करता है। ठीक है, चलिए देखना होगा कि इसकी लिस्टिंग कैसी होती है, लेकिन आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी में और दूसरे फैक्टर्स क्या प्ले आउट करते हैं। एफएनओ का डेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट हैं जो हमें बताएंगे कि आपको आज इंडेक्स पे करना क्या है। विशाली पारेख है हमारे साथ और साथ ही किरण जानी है, दोनों ही हमारे साथ बने हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ दूसरी क्रूशियल डिटेल्स लेकर शरद बने हुए हैं। शरद हमें त्रिमूर्ति स्टॉक्स बताएंगे, 3 बड़े स्पेसेस जिस पर आपको नजर रखनी है, और साथ ही वमाक्षी हम बताएंगे आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स। पहले चलिए क्विकली आज की इंडेक्स की स्ट्रैटेजी लेते हैं। वैशाली, मॉर्निंग कैसे ट्रेड करेंगे आज आप? एसजेएक्स 50 को बड़ी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही माइनर सा, लेकिन मिक्स क्यूज यूएस से हैं। कल हम एक बड़ी बाउंस के साथ, रीबाउंस के साथ, अच्छी तेजी के साथ 60-70% तो आपने रीगेन ही कर लिया। बैंक निफ्टी को भी जो शुक्रवार को गेन्स जो वहां से दबाव बना था, क्या थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है बाजार, या फिर यहां से भी बाय के मौके ढूंढेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल से देख रहे हैं मार्केट ने एक बार तो अटेम्प्ट किया 18,270 को क्रॉस किया, बट फिर अगेन थोड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा था। बट व्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव एज लॉन्ग एज 18,050 इज मेंटेन। सो मेरा व्यू रहेगा थोड़ा 10-15 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा डिप आता है तो बाइंग का मौके ढूंढने चाहिए, बिकॉज ओपन टारगेट्स आर 18,400, 18,500। सो 18,050 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को क्लोजर टू द सपोर्ट लेवल खरीदना चाहिए। और बैंक निफ्टी ऑल्सो 41,500 का सपोर्ट है एंड 44,000 का टफ रेजिस्टेंस है, विच इज व्हाट एवरीवन इज सेइंग। सो आई थिंक थोड़े डिप के मौके ढूंढने चाहिए और खरीदना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की राय वैशाली की तरफ से। किरण, आपकी स्ट्रैटेजी आज बाजार पर क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है डेफिनेटली काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। जैसे एफआई का डेटा आप लोगों ने भी शेयर किया कि हम करीबन 8 दिन से कंटिन्यूअसली कैश मार्केट में बाइंग देख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखोगे तो कहीं ना कहीं कल डेरिवेटिव्स मार्केट में एफआई 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड करके गए हैं, और कहीं ना कहीं पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो 1,39,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग में ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्ग पोजीशन में ही रहना चाहिए, लेकिन डिवाइडेड व्यू है बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं 18,250, 18,300 या तो 18,300 के आसपास हमने लास्ट टाइम भी एक सेलिंग देखा था, या तो एक सप्लाई जोन देखा था। टेक्निकली वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखोगे तो 18,300 के ऊपर हमने देखा कि कल मार्केट में इतनी शानदार रिकवरी आने के बावजूद भी 18,300 के जो कॉल राइटर्स थे वो इंटैक्ट थे, इवन दो 11,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट वहां पे ऐड हुआ है। और कहीं ना कहीं 18,200 के ऊपर हम सस्टेन थे, लेकिन जो कॉल पुट राइटर्स थे वो काफी अग्रेसिव थे। 2 लाख लॉट में से 50% यानी कि 95% काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट कल ही ऐड हुआ है। सो इंट्राडे के हिसाब से 18,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वैसे ही 18,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन विल लीड द ट्रेंड, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट है, हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 18,300 350 के बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो लेट्स वेट फॉर द डिप फॉर द न्यू बाइंग। 18,100 के आसपास अगर मार्केट गिरती है तो वहां पे एक अच्छा डिप है, वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। और इंट्राडे के हिसाब से हम थोड़ा कॉशियस है। 18,350 के आसपास वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट। 18,100 का हमारा टारगेट रहेगा। 18,410 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे डिम्पी जी ने भी बताया कि 43,500 एक मेक और ब्रेक लेवल है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, और कहीं ना कहीं अगर इसका हम पीसीआर रेशियो देखें तो 0.85 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में भी जब तक 43,000 होल्ड है तब तक हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स रहेगा। 43,500 के ऊपर हम एग्रेसिव बाय जाएंगे। ओवरऑल टारगेट जो है वो 43,800 का है। सो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, कोई भी डिप आता है 43,200 के आसपास वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। हमारा टारगेट रहेगा 43,800 और स्टॉप लॉस रहेगा 42,900। सो निफ्टी में हम थोड़ा कॉशियस है, लेकिन बैंक निफ्टी में वी आर वेरी कंफर्टेबल। कोई भी डिप आता है वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। राइट, वैशाली, किरण हमारे साथ बने रहिए। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालमिया भी बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज, आपने हमेशा ये बोला कि तेजी का मोमेंटम हाथ मत छोड़िए, पार्टी अभी चलेगी, और पार्टी तो वार्म अप हो रही है अभी। नहीं जी, पार्टी वार्म अप से ज़्यादा हो चुकी है। 1500 पॉइंट निफ्टी की जो रैली, कम रैली नहीं होती है।
और पार्टिसिपेशन आ रहा है। अब ये मार्केट जो एक प्रकार का धराशायी हो चुका था वो धराशायी नहीं है। अब मार्केट के अंदर आप देखें कौन से एफएनओ स्टॉक्स है जिनमें बैन है अभी, तो आप देखिए 2 डिजिट स्टॉक्स और टिपिकल रिटेल डोमिनेटेड स्टॉक्स आ रहे हैं वापस। ओपन इंटरेस्ट जो है आपका वो बढ़ने लगा है। एफआई की जो शॉर्ट पोजीशनिंग थी वो लॉन्ग पोजीशनिंग हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अब एक तरफा मूव आने वाला है। मेरा ये मानना है, मई हो या जून हो मुझे पता नहीं, मगर मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा। द समर ऑफ 2023 विल बी रिमेंबर्ड in one simple terms, those who bought they were rewarded and markets made a new high। मेरा ये मानना भी है। मेरा क्यों मानना है ऐसा? बिकॉज एक नैरेटिव चेंज हो गया है। नैरेटिव हिंदुस्तान का जो नैरेटिव सबसे नेगेटिव होता है वो होता है जब इन्फ्लेशन और क्रूड बढ़ता है, मगर इस समय इन्फ्लेशन टॉप आउट हो चुकी है, क्रूड गिर चुका है। ग्लोबली इस समय एक रिस्क ऑन मोमेंट दोबारा चालू हो चुका है, भले ही बिटकॉइन में हो, भले ही इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज़ में हो। तो मेरा मानना है कि नैरेटिव इस समय चेंज हो चुका है। इंटरेस्ट रेट्स इस समय बेनाइन हो रही हैं, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, जो सस्ती थी वो सस्ती नहीं रही हैं। मगर एफआई का जो हम फोमो वर्ड यूज़ कर रहे थे वह मुझे लगता है इस मार्केट को निरंतर चलाता रहेगा। देखिए जब प्लेन ऊपर जाता है जी, तो और उसको और ऊपर बढ़ने के लिए कॉन्स्टेंट एनर्जी या हॉर्स पावर या इंजन पावर की जरूरत होती है। आई थिंक वह जो है इस समय एफआई का लिक्विडिटी आ रहा है, जो रिवर्सल आ रहा है वह हकीकत है। और मुझे लगता है फॉर 2023 आई विल नॉट बी सरप्राइज बाय द टाइम वी एंड द ईयर वी विल बी इन फॉर अ वेरी पॉजिटिव नंबर। देखो जी, एफआईएस पे अगर बात करें तो हमने एक डेटा निकाला है कि एफआईएस की जो पीक होल्डिंग थी इंडिया की, उससे काफी नीचे गिर गई थी और अब धीरे धीरे वापस आना शुरू हुई है। तो आपको लगता है कि उस डायरेक्शन में जाएगी तो ये बाढ़ भी आ सकती है? एफआईएस जो मिस कर गया 18-19 महीने से, अभी तो 1-1.5 महीने से आना शुरू हुए हैं। देखिए आपको अब क्या देखना पड़ेगा कि एफआई की जो बाढ़ है उसमें आईपीओ की कितनी बाढ़ आ सकती है। हाँ, ओके। मुझे ये लगता है कि कई लुका छिपी वाले जो कंपनियां थी जो 2022-23 के अंदर आईपीओ लाने वाले थे वो अचानक से थम से गए थे। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीना मार्केट अगर यहाँ रहा तो एक आईपीओ की बहार और बाढ़ आने वाली है और हो सकता है एफआई लिक्विडिटी उन क्षेत्रों में चली जाए। अब आप देखिए एनबीएफसीज की आप बात करिए, उदाहरण के लिए आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक लीजिए। बजाज फाइनेंस शायद 1 महीना पहले 5600 या 5700 के आसपास था। डायरेक्टर साहब जरा ग्राफिक दिखाएं ना। बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या हुआ है? नंबर के बाद रिएक्शन नहीं आया उसके अंदर, नंबर के 20 दिन बाद उसके अंदर रिएक्शन आया। क्यों आया? बिकॉज एफआईज दे लव टू ओन बजाज फाइनेंस। तो typically FI dominated stocks essentially are making a comeback, and when FI dominated stocks they make a comeback, markets short term में valuations को ignore करता है। तो आई थिंक वह फेज आने वाला है मार्केट के अंदर, आ चुका है मेरे हिसाब से, जिसके अंदर एफआई वापस आ चुका है। एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स आर कमिंग बैक। मार्केट्स देखता रहेगा, हम सोचते रहेंगे, मगर मार्केट चलता रहेगा। ऑलराइट, मार्केट चलता रहेगा। और एक और बहुत स्पेस है इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट निकुंज जब आप जोमेटो की बात हर बार करते हो, आपके उसको वैल्यूएशन पसंद आते हैं, उस पर बुलिश भी हैं। मुझे जोमेटो का बिजनेस अच्छा लगता है, मैं ऑन द रिकॉर्ड ही बोल चुका हूँ, दोबारा बोलूंगा। एब्सोल्युटली। सो अभी तो और जिस तरह से हमने गो फर्स्ट और इंडिगो के स्पेस में देखा कि किसी का नुकसान किसी का फायदा, स्विगी पे इन्वेस्को की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने उसकी वैल्यूएशन को भी नीचे गिराया। बात बहुत सारी हो रही है, ओएनडीसी से कितना बड़ा इनको इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक और आपके लिए जो कंपेटिटर है स्विगी, उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है। तो क्या जोमेटो पर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस न्यूज़ का आ जा सकता है? देखिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए जोमेटो नॉन लिस्टेड है और स्विगी नॉन लिस्टेड है। हाँ, स्विगी नॉन लिस्टेड है, जोमेटो लिस्टेड है। तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप लिस्टेड मार्केट में रहते हैं तो आप ऑक्शन मार्केट में रहते हैं, जिसके अंदर आपका प्राइस लाइव और रोज चेंज होता है। जब एक नॉन लिस्टेड मार्केट में आप रहते हैं तो नॉन लिस्टेड मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशंस होती हैं वह इन्वेस्टर्स कम करते हैं, या फिर आपको एक एक्सटर्नल वैल्यूअर आकर के उनकी मार्कडाउन कम करता है। तो जोमेटो की जो पीक वैल्यूएशन थी वो $15 बिलियन थी, वह नीचे में करीब करीब $5 बिलियन हो गई थी। और अभी भी आप देखें तो मार्केट का बजट शायद 6.5-7 बिलियन डॉलर के आसपास ही होगा। देखेंगे जी, एक बार निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से 6-6.25 बिलियन डॉलर के आसपास होनी चाहिए। देखेंगे 55,000 करोड़। हाँ, तो वही मतलब लेस देन 6.5 बिलियन डॉलर है। तो जोमेटो में जो मार्कडाउन है ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो लिस्टेड है। स्विगी के अंदर जो मार्कडाउन हो रहा है बिकॉज ये नॉन लिस्टेड है, अब हो रहा है। तो ये पुरानी खबर है सेक्टर के लिए। तो जोमेटो के अंदर इसका सीधा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। सीधा प्रभाव क्यों नहीं देखने को मिलेगा? बिकॉज जो मार्केट शेयर स्विगी और जोमेटो का है, कई लोगों का मानना है स्विगी अच्छी है, कई लोगों का मानना जोमेटो अच्छी है। जो आप
आप किस यार्डस्टिक को देखते हैं उसको देख करके आपको समझ में आएगा कि वेदर स्विगी इज बेटर और जोमेटो इज बेटर। मगर मेरा मानना है कि दोनों को एक तराजू पर आप बराबर तोल सकते हैं। तो उस तुलना से अगर आप देखें तो जोमेटो की वैल्यूएशंस गिर चुकी हैं, स्विगी की गिर रही हैं। ये नई बात नहीं है। जब नई बात नहीं है तो मार्केट में जोमेटो को लेकर के मार क्यों पड़ेगी? मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है। पॉइंट नंबर 2, जोमेटो के अंदर हम देख रहे हैं कि एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतरीन रूप से डिफाइन है। स्विगी में उस प्रकार की कमेंट्री मैं नहीं सुन रहा हूँ। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ अच्छे से हो चुका है। इनका जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन है वह काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्विगी ने जो इंस्टामार्ट के एक्विजिशंस करे थे उसके अंदर अभी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। और जोमेटो के अंदर एक प्रकार का एक मैं नया जोश देख रहा हूँ। मैं इसलिए एक नया जोश देख रहा हूँ बिकॉज पूरी रिवायरिंग हो चुकी है। दीपिंदर साहब हमारे साथ आके पुशअप लगाते हैं, हम देखिए तो एक प्रकार की रिवायरिंग हो चुकी है। तो जो सीधा इम्पैक्ट है वह मुझे लगता नहीं पड़ेगा। दूसरा, ओएनडीसी में मैंने जो समझा, जो महसूस किया, जो लोगों से बात करी, आई थिंक अभी देखते हैं कि कैसा वो पूरा नेटवर्क और कैसा वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन बनता है। इट इज़ नॉट ईजी टू रन स्मॉल माइक्रो सप्लाई चेन्स फॉर एनी रेस्टोरेंट। ओएनडीसी एक प्लेटफॉर्म है और आप प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप बेच सकते हैं, मगर अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी इज विद द रेस्टोरेंट। तो क्या रेस्टोरेंट एक सप्लाई चेन में, डिलीवरी चेन में इन्वेस्ट करेगा? क्या वह डिलीवरी बॉयज रखेगा? क्या उनको स्कूटर और मोपेड्स दिलाएगा? क्या उनके एचआर इश्यूज में जाएगा? क्या 30 मिनट्स में खाना दे देगा? देखिए कैसे होता है। Correct. इस पे इस समय लेट्स नॉट पास अ वर्डिक्ट ऑन इट। मे बी जोमेटो स्विगी की जो डुओपोली है वो इस तरह से खत्म करना, एंड दैट्स टू पता अर्ली टू नहीं। से। देखिए मानसी, जब यूपीआई आया था किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी। हाँ। जब आधार आया था हमें नहीं लगता था कि एक इंडिया का एक कोर बन जाएगा। जब जियो आया था हमें पता नहीं लगता था कि वो हिंदुस्तान के अंदर डेटा रेवोल्यूशन ले आएगा। तो छोटी चीजें, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी शुरुआत, एक बड़ा चेंज हो सकती है, मगर देखते हैं, देखना पड़ेगा। ओनली टाइम वुड से दैट। लेकिन प्राइमरी मार्केट में मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से 8वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, और सबसे बड़ी चीज जिसकी आप लगातार बात करते हैं, डोमेस्टिक प्ले पर फोकस है। 97% डोमेस्टिक है। 97% डोमेस्टिक है। इस साइज में कोई इंडिया में फार्मा कंपनी नहीं है जिसके अंदर 97% डोमेस्टिक मार्केट आता है। देखिए बात सिंपल है, विच इकोनॉमी इज डूइंग बेटर, इंडिया और अमेरिका? आई थिंक इंडिया। इंडियन फार्मा कंपनीज के 3 मॉडल होते हैं, यूएस, सेमी रेगुलेटेड एंड डोमेस्टिक। सेमी रेगुलेटेड होता है अफ्रीका और अंदर सेमी रेगुलेटेड मार्केट, जहां पर आप जो एक्सपोर्ट करते हैं यू लार्जली एक्सपोर्ट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेज कमिंग फ्रॉम बिल गेट्स फाउंडेशंस एंड अदर फाउंडेशंस। देन देयर इज जेनेरिक मार्केट इन यूएस इज वेरी कंपेरेटिव, इट्स वेरी नीश एंड इट इज़ वेरी प्रोडक्ट एंड कंपनी स्पेसिफिक। थर्ड आता है डोमेस्टिक मार्केट शेयर में डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं पीपल आर स्पेंडिंग मोर, पीपल आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम जेनेरिक। वो एक समय आता था कि आप डॉक्टर साहब के पास जाते थे, डॉक्टर साहब वो पुड़िया में बांध कर गोली दे देते थे। अब वह समय हिंदुस्तान में बदल चुका है। मैनकाइंड फार्मा जिस वेलनेस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर एक विजिबिलिटी मुझे दिखती है। सो इट वुड बी एन एक्साइटिंग आईपीओ। बहुत सस्ता नहीं है तो बहुत बम्पर लिस्टिंग नहीं होगी, मगर इट्स अ स्टॉक वेयर इफ यू आर रियली बेटिंग ऑन इंडिया कंजम्पशन, आई थिंक इट मेक्स सेंस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज इन सारी जानकारी के लिए। लेकिन निकुंज, जाते जाते हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन की झलक दिखाते हैं जो जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। निकुंज बात कर रहे थे कि इंडिया में सारी गतिविधि हो रही है, एक्शन इंडिया में, हॉट मार्केट इंडिया है हर कैटेगरी में। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी इंडिया में बहुत शानदार काम हो रहा है, और उसी से रिलेटेड एनर्जी ट्रांजिशन में वारी एनर्जीज करके जो कंपनी है अच्छा काम कर रही है। आपको एक छोटा सा झलक दिखा देते हैं कि निकुंज ने क्या बातचीत की मैनेजमेंट से। हमारे साथ इटिना स्वदेश से वारी ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश जोशी साहब हैं। सोलर सेक्टर को लेकर के इस समय क्या क्या रणनीतियां हैं और आने वाले समय में क्या हिंदुस्तान के अंदर जो आप बिजली की कीमत है वह नीचे आ सकती है? एक ही सोलर पैनल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? 1 किलोवाट में 4 यूनिट बनता है। साल का जब हम कहते हैं कि 1000 किलोवाट अगर आपने लगा दिया तो इंडिया में 12 लाख से 16 लाख यूनिट बनता है। घर पे ऐसी 6 पैनल लगा दो तो 3 किलोवाट 2-3 बेडरूम का घर आपका बहुत आराम से सोलार पे चल सकता है। वारी एनर्जीज
इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं भी गया था निकुंज के साथ ये शूट करने के लिए, और हम जल्दी ही लेके आएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी होने वाली है, वन ऑफ इट्स काइंड। मजा आएगा इस कंपनी को ट्रैक करने में भी, क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है बहुत सनराइज सेक्टर की होती हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि वारी एनर्जी इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, री एक्सपोर्टर है सोलर पैनल्स की, लेकिन सिर्फ सोलर पैनल तक टिकी नहीं है, और भी बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। तो तैयारी करनी चाहिए इसकी, इसको ट्रैक करने में और कवर करने में बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, हम भी व्यूअर्स को जल्दी दिखाएंगे सारा का सारा एक्शन और ये सारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन भी। ठीक है, इसमें तो आप नजर बना के रखें, लेकिन आज के ट्रेड्स क्या हैं? वैशाली और किरण हमें आज ट्रेड्स क्या दे रहे हैं? वैशाली बताएं, आज फिर बेट्स कहाँ कहाँ हैं? मुझे हिंडाल्को अब सही लग रहा है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन के बाद 445 446 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो आई वुड चूज हिंडाल्को इन द फ्रंट लाइन फॉर अ टारगेट ऑफ 455। ये छोटा सा टारगेट है, बट अगर पोजिशनल ट्रेड लोगे तो 500 के टारगेट्स भी दिख रहे हैं। इन मिड कैप मुझे अभी BSE सही लग रहा है, बिकॉज BSE इज गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। तो फिलहाल 535 का रेंज चल रहा है, 510 के सपोर्ट के साथ 570 to 600 would be the next trading target. तो एक ब्रॉडर मार्केट से और एक मेटल पैक हिंडाल्को में कल भी एक्शन हमने देखा था। किरण, क्या आपकी तरफ से भी खरीदारी की कॉल्स होंगी? हाई रिस्क ट्रेड भी है आपकी लिस्ट में? हमारी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल है, दोनों बाई तरफ है। पहला है HDFC AMC। अगर आपको ध्यान हो तो हम 1780 1790 से रिकमेंड करते आए, आज 1835 का भाव है। टीवी चार्ट पे वही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन 1800 के आसपास काफी टाइम हो चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। सो लग रहा है कि HDFC AMC एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। 1835 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1870 का हमारा टारगेट रहेगा। 1818 एज अ स्टॉप लॉस हम HDFC AMC में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है आयशर मोटर। अगर हम ऑटो में देखें तो एक बड़ा सा एक प्राइस फॉल के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। आप देखिए जिस तरह से टाटा मोटर में आया है मूव, जिस तरह से मारुति में आया है, इनफैक्ट अब आयशर मोटर में भी एक कंसोलिडेशन है, तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक 3000 के आसपास था, 3390 के आसपास की सेटलमेंट है। यहाँ पे भी आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो बुलिश जोन के अंदर है। तो आयशर मोटर में 3390 का सेटलमेंट है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3450 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3360 एज अ स्टॉप लॉस हम आयशर मोटर में मेंटेन करेंगे। सो HDFC AMC एंड आयशर मोटर बोथ आर द प्रेफर्ड बाय। ओके ठीक है, तो ये तो किरण की तरफ से ये स्टॉक पिक्स हुई। ठीक है, अब आज के बड़े स्टॉक्स जिन पर हमारी नजर है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स शरद लेकर आए हैं। त्रिमूर्ति स्टॉक, वमाक्षी हम तक लाई हैं, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स, और साथ ही पूजा हमें आज के सारे बड़े अर्निंग्स भी बताएंगे। एक एक करके सारा कंटेंट इनसे लेते हैं। शरद आप बताएं पहले, त्रिमूर्ति स्टॉक्स कौन कौन से हैं आज आपके पास? जी बिल्कुल, आरती इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा और इनके जो Q4 रिजल्ट्स आए हैं वीक नंबर्स देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स देखा जाए तो एबिटा में लगभग 13% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिग्रोथ भी देखने मिला है। इसका मेन रीज़न ये है कि एलिवेटेड कॉस्ट देखने मिले हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में जो है इम्पैक्ट पड़ा है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीकर प्रोडक्ट मिक्स आया है। और स्ट्रीट को एक और कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो इन्वेंट्री लेवल्स है उनके, वहाँ पे इन्वेंट्री लॉस देखने मिला है 4th क्वार्टर में, और ये आगे जाते हुए परसिस्ट कर सकता है। तो इसको जो है एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मानेंगे और स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में CG पावर। हालांकि उनके नंबर्स तो आ गए थे मार्केट आवर्स में, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मैनेजरियल अनाउंसमेंट आया था, जहाँ पे नटराजन श्रीनिवासन को रीअपॉइंट किया गया है MD के तौर पे, और ये अब जो है अप्रैल 2025 तक रहेगा। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए स्टॉक में ऑलरेडी एक साल में रनअप आ गया, ऑलमोस्ट 91% का ग्रोथ देखने मिला है। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, और यहाँ पे कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स ने 8.2 लाख शेयर्स के एक्विजिशन किए हैं। अगर इसको कन्वर्ट करें तो 0.6% स्टेक आने वाला है। ऑलमोस्ट 124 रुपये प्रति शेयर पे ये डील हुआ है। और ये जो कंपनी है कार्नेलियन, वो प्रमोटेड है बाय इन्वेस्टर विकास खेमानी। तो इन तीनों स्टॉक्स को जो है ज़रूर आप अपने रडार में रखिएगा आज। ओके, तो चलिए, ये तो त्रिमूर्ति शेयर्स हुए हैं। इन स्टॉक्स पर एक एक कर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे फंडामेंटल पैनल पर विनोद मोदी भी जुड़ गए हैं। विनोद, गुड मॉर्निंग। हम आपके साथ भी बात करेंगे फंडामेंटल आउटलुक मार्केट और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। लेकिन वमाक्षी और पूजा हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा हमें बताएंगी और खबरें जो कल बाजार बंद होने के बाद आई, और इन पर्टिकुलर कौन से नतीजे रहे और नंबर्स कैसे दिखे। पूजा, गुड मॉर्निंग, आप बताइए।
जी नतीजों में सबसे पहले एमजीएल से शुरुआत करेंगे। काफ़ी मजबूत नतीजे आए हैं कंपनी के। आय में 3% की गिरावट है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 52% बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में 56% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के नतीजे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। आय में 7% की बढ़त है, मुनाफा 13% बढ़ा है और अगर मार्जिन में भी देखेंगे तो वहाँ पर मामूली बढ़त देखने को मिली है। कॉमेंट्री भी थोड़ी नेगेटिव साइड पर आ रही है पिडिलाइट की। इसके अलावा कल्पतरु पावर के नतीजे भी अनुमान से कमज़ोर ही हैं। मार्जिन घटे हैं कंपनी के 7.3% से 6.8% आए। हालांकि आय और मुनाफे दोनों में ही बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। बिरला सॉफ्ट के नतीजे अगर देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और मार्जिन फ्रंट पर भी देखेंगे तो 0.6% से बढ़कर 13% के मार्जिन के फिगर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, जो कि एक हाईलाइट था कंपनी के नतीजों में। आंध्रा पेपर के नतीजे भी स्ट्रांग हैं। आय में 38% की बढ़त, मुनाफा में भी 160% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। कांसाई नेरोलैक के नतीजे भी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। आय में 13% की ग्रोथ है और मुनाफा भी 19 करोड़ से बढ़कर कंपनी का 96 करोड़ कंपनी ने घोषित किया है। और उगर शुगर के नतीजे भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। आय में 58% की ग्रोथ और मुनाफा भी करीब 300% से ज़्यादा बढ़ा है कंपनी का। कुछ और खबरों पर नज़र डालें तो कांसाई नेरोलैक नतीजों के चलते तो फोकस में रहेगा ही। इसके अलावा कंपनी ने बोनस इशू भी अप्रूव कर दिए हैं 1:2 रेशियो में। कल्पतरु पावर भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने एनसीडी के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। डीसीए सिस्टम पर भी नज़र रखिए। कंपनी का लॉकिंग खुल चुका है 55% शेयरों के लिए। एनआरबी बेयरिंग पर नज़र रखिए। यहाँ पर भी खबर है कि 8 मई को इनके वालुज फैक्ट्री में एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा इजी ट्रिप प्लानर कंपनी ने इंटरनेशनली और घरेलू भी कुछ कंपनियों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, तो इस खबर के चलते ये भी फोकस में रहेगा। और इसके अलावा सोम डिस्टिलरीज, ये स्टॉक पर भी नजर रखिए। कब 8 मई को प्रमोटर की तरफ से 4.5 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। ओके, ऑल राइट, तो ये कुछ और खबरों वाले शेयर हैं। शुक्रिया पूजा ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। चलिए, वमाक्षी तो हमारे साथ बनी हुई है, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी बताएंगे। वमाक्षी आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ नरेश भी बने हुए हैं, उनसे समझते हैं आज के ट्रेड्स। नरेश, मॉर्निंग का आज के ट्रेड्स क्या हैं आपके? तो सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ था पहले 800-820 के ऊपर। वहां से एक 970 का मूव होने के बाद ये रीसेंट फॉल में 800-820 का रीटेस्ट हो चुका है और वहां से अब कंसोलिडेशन भी हो चुका है। अब नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई के तरफ भी मूव होना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 930, स्टॉप लॉस होगा 860। दूसरा भाई है अंबुजा सीमेंट्स पर, जहाँ पे स्टॉक में फॉल आया था 520 से लेके 320 तक। उसके बाद लास्ट 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्मेशन है और 5 बार कम से कम 400-405 के रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ है। लास्ट 2 दिन से 400 के ऊपर क्लोज हो रहा है। शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन है ब्रेकआउट का। टारगेट होगा 440, स्टॉप लॉस होगा 390। बैंक और अंबुजा सीमेंट 2 कॉल्स खरीदारी की नरेश की तरफ से। थैंक्स नरेश फॉर दैट। अब चलिए वमाक्षी के पास बढ़ते हैं और उनसे समझते हैं आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कौन सी रिपोर्ट्स हैं खास। और आपको ये भी बता दें कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ साथ अब हर रोज हम आपको एक बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी बताते हैं। थोड़ी देर में वो भी आएगा, वो सेगमेंट पर भी फोकस रहेगा, लेकिन इस वक्त सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हैं वो जानते हैं। वमाक्षी आप बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पिडिलाइट से। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि कमज़ोर B2B कारोबार की वजह से उन्होंने जो आय रिपोर्ट की थी वो अनुमान से कमज़ोर रिपोर्ट की थी, मगर ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिली है। डिमांड नैरेटिव हालांकि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहा है और कंपनी ने इनफैक्ट नोट किया है कि रूरल और सेमी अर्बन डिमांड में सेंटिमेंट थोड़े से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जेपी मॉर्गन ने पिडिलाइट पर अपनी अंडरवेट की राय को जरूर बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 2150 प्रति शेयर का। इसके अलावा केफिन टेक भी हमारे रेडार पर है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी वीक रही है, मगर कंपनी ने अपने मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक MFRTA बिजनेस में कमज़ोर रेवेन्यूज़ के चलते उन्होंने अपने FY 24 और 25 के मुनाफे के अनुमान को करीब 7% से घटाया है। ओवरऑल जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी है केफिन टेक पर और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस 320 से घटाकर 310 प्रति शेयर पर कर दिया है। एक्साइड अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस आए हैं। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 225 प्रति शेयर का और सिटी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाया है 265 से 240 कर दिया है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस का मानना है कि कंपनी ने चौथे तिमाही में जो मार्जिन रिपोर्ट किए थे वो अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, मगर स्थिर होते हुए लेड प्राइसेस और प्राइस हाइक्स का जो लैग्ड इम्पैक्ट है उसका वो नेक्स्ट क्वार्टर को पॉजिटिवली
इम्पैक्ट कर सकता है। लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट भी प्रोग्रेस कर रहा है एज पर प्लान। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे सन फार्मा पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अप्रैल 2023 में उनके जो जेनेरिक रेवलिमिड का लॉन्च है वो ऑफसेट कर सकता है नियर टर्म अर्निंग हेडविंड को। अगर हम अज्यूम करते हैं 45 से 50% का प्राइस इरोजन और लो सिंगल डिजिट मार्केट शेयर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सन फार्मा करीब 80 से 120 मिलियन डॉलर्स ऑफ एनुअलाइज सेल्स रिकॉर्ड कर सकता है हाई मार्जिन के साथ। इसके अलावा मीडियम टर्म्स में भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स उन्हें नजर आ रहे हैं और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने सन फार्मा पर ओवरवेट की राय जरूर दी है टारगेट प्राइस 1170 के साथ। राइट वमाक्षी, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स और एफआई के फ्लोज की। जैसा निकुंज कह रहे थे कि जब फ्लोज रिवर्स होते हैं तो सबसे पहले एफआईएस डोमिनेटेड स्टॉक्स में आते हैं। लार्ज कैप और एफआईएस के एक पसंदीदा स्टॉक है, कंजम्पशन रिलेटेड, कैपेक्स प्ले रिलेटेड, जहां मार्जिन अच्छा होता है। ये देखिए टॉप 75 कंपनीज में एफआईएस का हिस्सा QOQ %.5 बढ़ गया। इस %.5 को कम मत समझिए, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फिगर होता है। दूसरी बात ये कि पीक एफआई होल्डिंग जो थी इंडिया की वो कुछ 27% के आसपास थी। अभी हम वापस नीचे और नीचे की तरफ गिर रही थी, राइट? हाँ, गिर रही थी और नीचे की तरफ पीक मिनिमम थी करीब 15% के आसपास जो 2009 में गई थी। वहां से देखा तो हमने बढ़त नजर आ रही है। पहले ये कौन से स्टॉक्स खरीदते हैं? वैसे एक स्टॉक आया है पिडिलाइट, कल कमजोर नतीजे हैं, ब्रोकरेज ने अपनी राय दी है, लेकिन देखिए जैसे एशियन पेंट घुमा नीचे से, जैसे बजाज फाइनेंस घुमा नीचे से, ये सारी चीजें, वो ये जो कमेंट्री आई है ना इस क्वार्टर की कमजोर है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स की मजबूती है और उसे देखेंगे, उसको देखना चाहिए। विनोद, पिडिलाइट भी एक एफआईएफ डोमिनेटेड और पसंदीदा स्टॉक है, एफआईएस वापस आ रहे हैं तो इस कमजोरी में लेंगे आप? या डेफिनेटली, आई मीन पिडिलाइट, आई मीन जिस हिसाब से पिडिलाइट का परफॉर्मेंस हम लोग 2-3 सालों में देखा है, आई मीन काफी रिमार्केबल रहा है। जो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी रही है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने में, वॉल्यूम बढ़ाने में, वो सर्टेनली उनको फायदा पहुंचाया है। लेकिन चूंकि यस, ये में एफआईएस का इंटरेस्ट जो रिवाइव हो गया है, वो दैट लुक्स टू बी क्वाइट गुड फॉर इंडिया, बट ओवरऑल में पिडिलाइट में जो मुझे कंफर्ट जो थोड़ा सा नहीं आता है, वो केवल इनके प्रीमियम वैल्यूएशंस को देख करके नहीं आता। अभी भी ये स्टॉक देखो तो 55-60 के बीच में FY24 अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, जो थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट देता है। बट ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी को समझे तो अभी नियर टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनके जो मार्जिन्स हैं बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री रीजन, RM कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा इनके वोलेटाइल रह सकता है। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एफआईएस का अगर एक थोड़ा सा और करेक्शन आता है तो एफआईएस का इंटरेस्ट जग सकता है। बट डेफिनेटली वैल्यूएशन कुछ जो है जहां पे उतना कंफर्ट नहीं देता है स्टिल एज ऑफ नाउ। ओके, ठीक है, और राइट, तो ये तो पिडिलाइट पर रहा एक रिएक्शन, ठीक है। शरद भी डिस्कस करके गए, नंबर्स इसमें बहुत सारे हैं, और वमाक्षी ने कुछ रिपोर्ट्स भी हमसे डिस्कस करी। लेकिन इस बीच अब हमारे साथ कुछ बोरा भी बने हुए हैं, उनसे भी वेरी क्विकली उनकी रिकमेंडेशन ले लेते हैं, फिर कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। कुछ वेरी क्विकली आपके आज के स्टॉक्स क्या हैं? जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल अगर मैं क्विकली कहूँ तो मार्केट थोड़ा सा फटीग दिखा रहा है, तो प्रॉफिट्स टेकिंग ऑफ द टेबल इज नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देयर इज प्लेंटी ऑफ एक्शन दैट वी आर सीइंग अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पे मेरे लार्जली 2 पिक्स हैं। पहला है फ्रॉम द एफएनओ स्पेस, दूसरा है फ्रॉम द कैश सेगमेंट। जो एक स्टॉक एफएनओ स्पेस से है वो है आरबीएल बैंक। इसमें हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है, कल अमंग द टॉप गेनर्स था इन द बैंकिंग स्पेस। तो यहाँ पे आप 160 के टारगेट के लिए बाय करें, 149 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है फ्रॉम द कैश सेगमेंट, रिलेटिवली स्मॉल टिकट काउंटर है, जैन इरिगेशन। इसमें आप देखिए अच्छा खासा मूव है 28 के लेवल से जो इसमें मूव आया है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स ओनली 40 के लेवल पे आके ये भी सेट हुआ है। तो यहाँ पे जिस तरीके का हम प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन और ब्रेकआउट देख रहे हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे और अप मूव बाकी है। तो जैन इरिगेशन आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट 45 का होगा, स्टॉप लॉस आप 39 का लेके चलें। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा आपने स्टॉक चुना है, बड़े दिनों बाद मैंने इसका नाम देखा। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को इसके ऊपर एक वो दूंगा कि ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, थोड़ा हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अब चुना है कुछ ने तो हम उसकी कॉल के साथ जाएंगे। इसीलिए तो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस इसीलिए तो होता है, सारे रिस्क को कंटेन करके मिनिमाइज करें। लेकिन एक और स्टॉक पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, क्या यहाँ पे कहानी बन रही है। विनोद, आपने देखा कल, इनफैक्ट वैशाली से एक बार चार्ट समझ लेते हैं फिर विनोद के पास जाते हैं। वैशाली, इंडो स्टार
क्योंकि आप फंडामेंटल पे नजर नहीं रखेंगे बट चार्ट्स, इंडोस्टार एकदम बॉम्ब्ड आउट एनबीएफसी है। भूल गए थे लोग ये इंडोस्टार एग्जिस्ट भी करता है, तमाम दुनिया भर के मैनेजमेंट चेंजेस। लेकिन कल एक दिग्गज इन्वेस्टर ने इसमें एक ब्लॉक में मान लिया स्टॉक सर्किट। पता है डायरेक्टर साहब, 1 साल का ग्राफ दिखाइए, 6 महीने का दिखाइए। मालूम ये 800 रुपये का एक समय पे हुआ करता था, 800 या 600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डायरेक्टर साहब लेके आइए, ये देखिए 200 तो यहाँ दिखा रहा है बट लंबा चार्ट देखेंगे। इस समय चार्ट्स कुछ दिखा रहे हैं क्या? बॉटम बन गया है, रिस्क ले सकते हैं? इरेटिक स्टॉक है। प्रीवियस रैली देखिए, सर्किट पे सर्किट चला था, बट टेक्निकली ग्राउंड पे हायर बॉटम बन रहा है एंड इट इज शोइंग साइंस ऑफ रिवाइवल। सो वेल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 114 के साथ इसमें ध्यान दिया जाए। पर एक बार ये स्टॉक अगर 130 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक इट विल बी रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 140 टू 150। तो ये ध्यान में रख के स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, ट्रेड जरूर करके। याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के फॉर्मर एमडी ने ज्वाइन किया था और लोग ये कह रहे थे, ऐसे बेट करने लगे थे कि ये नेक्स्ट ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। जैसे बहुत सारे बैंकों को नेक्स्ट एचडीएफसी बोलते हैं बट वो नेक्स्ट हो नहीं पाते कई बार। ये क्या ये बन सकेगा? खैर इस समय तो नहीं बन पाया। जब ये आईपीओ आया था तो नेक्स्ट श्रीराम ट्रांसपोर्ट के नाम से चर्चित हुआ, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस की इशू आई और धीरे धीरे वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई। बट सीवी स्पेस में विनोद, इंडोस्टार पे कोई व्यू सीवी फाइनेंसिंग स्पेस में? आपने बिल्कुल सही कहा अजय जी कि एक टाइम में इसे बोलते थे कि ये नेक्स्ट सीवी फाइनेंस के क्षेत्र में ये नेक्स्ट श्रीराम फाइनेंस बन सकता है। बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं समझूं साइज वाइज, मतलब ये काफी छोटा है कंपेयर टू श्रीराम। अभी भी ये 7,500 करोड़ का लगभग इनका लोन बुक होता है, जो उतनी बड़ी कंपनी नहीं मानी जाएगी। बट ये जो इंटरेस्ट लोगों को आ रहा है वो इंटरेस्ट केवल इसीलिए आ रहा है कि अभी एक इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो हमें एंड होते हुए दिख रहा है, तो उसमें ये सब जो कंपनीज होती है एनबीएफसी, वो उनके मार्जिन थोड़ा ज्यादा निखर के आती है कंपेयर टू लार्ज बैंक्स एंड ऑल। बट एट द सेम टाइम इस कंपनी में अगर मैं एसेट क्वालिटी को देखूं तो ज्यादा कंफर्ट नहीं देता। अभी भी अगर मैं इनके स्टेज 3 या कहें कि नेट एनपीए को समझूं तो लगभग 3.5% के ऊपर में है, जो जिसके वजह से मुझे लगता है कि एसेट क्वालिटी कंसर्न इनके अभी भी रहेंगे। स्लिपेजेज भी देखें तो स्लिपेजेज चूंकि अभी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ठीक ठाक माना जाता है, तो स्लिपेजेज भले ज्यादा नहीं होंगे बट नेट एनपीए के साइड में और इनके जो प्रोविजनिंग है वो उन्हें अभी भी थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा, जिसके वजह से मुझे लगता है कि इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी शायद उतनी बेहतर नहीं है। और डेफिनेटली वैल्यूएशन अगर टीटीएम वाइज समझूं तो 0.6 टाइम अगर मैं वैल्यूएशन बोलूं तो मतलब अट्रैक्टिव भी बोलूंगा, मतलब इतना काफी स्ट्रेस तो वैल्यूएशन नहीं। बट कुल मिलाकर के मैं अगर फंडामेंटल नजरिए से समझूं तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बहुत ऐसी चीज है जो इम्प्रूव होना चाहिए, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। स्टार कैपिटल पर एक टेक्निकल आउटलुक और साथ ही फंडामेंटल नजरिया भी आपको मिलता दिखा। लेकिन फ्राइडे जहां बाजार में उथल पुथल देख रहे थे, एचडीएफसी ट्विंस की लगातार बात हो रही थी और वहां पर जो बिकवाली का दबाव था वो एक बड़ा सेंटिमेंट था बाजार में गिरावट का। लेकिन वो सारे के सारे गिरावट को एक तरह से गेन्स में बदल दिया एक ही सेशन में कल एचडीएफसी ट्विंस ने। और एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक पर सिर्फ टेक्निकल आउटलुक ही नहीं, कुछ इनफैक्ट टेक्निकल आउटलुक के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट बाजार के दिग्गज मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के रक्षित रंजन जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने एचडीएफसी बैंक पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया। आइए पहले वो सुन लेते हैं। फंडामेंटल्स में जो हमारी व्यू है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद, जिस तरह से हमारे को समझ में आता है कैसे बैंक आगे ग्रो करेगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आई थिंक आई वुड से दिस मर्जर का सबसे बड़ा सिनर्जी है। वो ये है कि एचडीएफसी बैंक में होम लोन्स बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे और एचडीएफसी लिमिटेड फुल ऑफ होम लोन्स लोन बुक है, राइट। एंड जोड़ने के बाद एचडीएफसी बैंक के होम लोन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके बिजनेस में। उससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। विदाउट होम लोन्स एचडीएफसी बैंक की एवरेज लोन की टेन्योर जो होती है, कितने महीनों कितने सालों में लोन ऑन एवरेज रीपे हो जाएगा, वो टेन्योर करीब 2-2.5-3 साल से ज्यादा नहीं रही, राइट। अगर आप होम लोन वाली बुक चलाते हैं तो वो टेन्योर 8-9-10 साल तक जाती है, राइट। सो 2-2.5 साल का टेन्योर
वाला HDFC बैंक का बुक कंपेयर टू 8-10 साल का टेन्योर वाला मर्ज्ड बैंक का बुक, राइट। इनमें सबसे बड़ा फर्क ये आ जाता है कि होम लोन के ऐड होने से रन ऑफ योर एग्जिस्टिंग बुक, कितने रेट पे एग्जिस्टिंग बुक रीपे हो रही है, वो रिड्यूस हो जाता है। जब तक आप होम लोन नहीं करते, आपके डिसबर्सल्स हैव टू बी वेरी हाई। सो टू क्वांटिफाई ICICI बैंक और HDFC बैंक में अगर आप कंपेयर करें, HDFC बैंक को 20% लोन बुक ग्रो करने के लिए 50-60 टका डिसबर्सल्स करने पड़ते हैं हर साल, क्योंकि इतना सारा बुक रन ऑफ होता है हर साल। वेराज ICICI बैंक को 20% लोन बुक ग्रो करने के लिए 30 टका के डिसबर्सल्स करने पड़ते हैं। तो इफेक्टिवली सेम टीम ऑफ ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स without home loans has to run harder and faster compared to the same team which doesn't have to run as hard and as fast. So it releases lots of synergies in that regard, and we are actually very positive on the outcome of this merger. तो रक्षित रंजन का HDFC बैंक पर नजर है, लेकिन कुछ इनफैक्ट कल भी हम बता रहे थे कि HDFC बैंक जैसे शेयर में एक बाइंग मोमेंटम या फिर खरीदारी का मौका बनना तो काफ़ी ज़्यादा रैशनल और काफ़ी पॉजिटिव नजर आता है। इनफैक्ट स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी का मौका बन रहा है, ये भी हमने बात कही थी। और मर्जर से काफ़ी हद तक HDFC बैंक के लिए कह सकते हैं कि बेनिफिट्स जो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। कैसे देख रहे स्टॉक को? और गिरावट एक फ्राइडे को देखी थी जो कि वॉश आउट होती हुई भी देखी कल के सेशन में। खरीदारी अब भी पार्ट बाय पार्ट करनी चाहिए। जी हाँ मानसी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए ऐसे जो डिप्स आते हैं, जो ऐसे क्रैक्स मिलते हैं, ये ऐसे बड़े स्टॉक्स में हमेशा और रादर इन मोस्ट केसेस बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही साबित होते हैं। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे हम जो लेवल जहाँ से फॉल हुए थे उसको फिर से रिट्रेस बहुत जल्द कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वही हैं दोनों ही, HDFC और HDFC बैंक में हम करीब 20 से 25 पॉइंट्स अवे हैं फ्रॉम दी हाई लेवल जो हमने फ्राइडे को देखा था, जहां से ये फॉल हुए थे। तो ट्रेडर्स के लिए तो आप देखिए नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूं बिटवीन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो आप एज एन इन्वेस्टर तो बिल्कुल बाई करके चलें, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करके चलें। ट्रेडर के लिहाज से कल अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। फ्रेश पोजीशन मैं कहूंगा कि फ्राइडे का जो कैंडल है उसका जो हाई पॉइंट बना है दोनों HDFC और HDFC बैंक में, ये क्रॉस हो जाता है, इसके बाद बाय करें, तब हम कंप्लीटली अश्योर्ड हो जाएंगे कि जो फ्राइडे की सेलिंग का जो पूरा प्रेशर है ये निकल चुका है। अब जो नई पोजीशंस बनेंगी ये ऑन द लॉन्ग बिल्डअप साइड होंगी, तो थोड़ा सा ही दूर है 15 से 20 पॉइंट ऑन बोथ द इंडिसेस। तो एक बार वो लेवल्स क्रॉस हो जाएं, फिर फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशन लें, एग्जिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, रेमंड का रिजल्ट है। किरण जरा चार्ट देख के बताइए, मोमेंटम में दिख रहा था स्टॉक, फिर करेक्ट हुआ, इस समय लेना चाहिए? सो रेमंड की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर उसका जो ऑल टाइम हाई था 1630 उसके ऊपर सस्टेन्ड है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक रैली जो स्टार्ट हुई थी 1100 से, कंटिन्यूसली हमने देखा कि 1700 तक गई। अब वहां से एक करेक्शन आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे में जब तक ये 1580 1590 के लेवल के आसपास सस्टेन है, मेरे हिसाब से एक बार बाय करना चाहिए, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा। सो बाय इस तरह से हम करेंगे कि अगर ये यहाँ से 1600 का लेवल क्रॉस करेगा तभी हम बाय करेंगे। 1600 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है गो फॉर द बाय। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1580 का मेंटेन करना है। 1600 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलता है, देयर आर चांसेस कि हम इसमें वापस 1700 तक की रैली देख सकते हैं। तो 1600 के ऊपर ही हमारा कंडीशनल बाय रेमंड के अंदर रहेगा। कार्बोरंडम यूनिवर्सल को लेके आई है, बहुत ही धमाकेदार नंबर आए, कम से कम 600 बेसिस पॉइंट तो अर्निंग्स, ये मार्जिन एक्सपेंशन है। कार्बोरंडम डायरेक्टर साहब, CAR कार्बोरंडम, ये रहा स्टॉक। इसका थोड़ा 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए। 1110 के आसपास अभी आ गया है। कल आफ्टर मार्केट आज इसके रिजल्ट आए हैं, आज रिएक्शन आएगा। 3 महीने में करीब 100 रुपये चला ही है। वैशाली, आपके चार्ट्स क्या बताते हैं कार्बोरंडम के बारे में? वेल, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एक्चुअली ये स्टॉक हम 700 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं, एंड देखा जाए वीकली चार्ट देखिए, डेली चार्ट देखिए, आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी कंसिस्टेंट स्टॉक्स। तो व्यू अभी भी पॉजिटिव है, बट ऑफ कोर्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ न्यू एंट्री। डिप में जब भी मौका मिलता है लिया जाए, बिकॉज ये स्टॉक इट हैज गॉट अ गुड फ्यूचर। आई थिंक 1400-1500 के प्रोजेक्टेड टारगेट्स है। ऑलराइट, एक छोटी लिकर कंपनी है, अल्कोहल कंपनी है, सोम डिस्टिलरीज, हंटर बियर बनाती है। कुछ इंडस्ट्री में ये बात है कि ये अच्छे दिग्गज बियर कंपनीज को, बेवरेज कंपनीज को काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन दे रही है ये कंपनी। इनफैक्ट 6 महीने का ग्राफ देखिए, कल ही 4% ऊपर था
और अगर आप 6 महीने 8 महीने देखेंगे तो करीब 50% से ऊपर ही देखिए 70%, ऑलमोस्ट डबल हो गया ये लास्ट 6 महीने में। इसमें खबर ये आई कि प्रमोटर्स ने फिर ओपन मार्केट से परचेजेस किए हैं प्रमोटर, और ये पहली बार नहीं है। लास्ट 3-4 महीने में अगर आप देखें तो सोम डिस्टिलरीज के अरोरा साहब, उनकी फैमिली लगातार इसके अंदर निबलिंग करती आ रही है। 4.5 लाख शेयर कल खरीदे हैं। जरा चार्ट्स पर चेक करके बताएंगे, 200 के करीब पहुंच गया ये। ऊपर में क्या भाव दिखा सकता है? अगर लिया है तो रुकना चाहिए। बिल्कुल अजय, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का हम इसमें स्पर्ट आते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके का इसमें हमने अपवर्ड ट्रैक्शन देखा है, जो पूरा सेटअप है, कहीं भी कोई क्रैक्स नहीं है, काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे 188 की क्लोजिंग है। 200 तो आप समझ के चल सकते हैं कि भाई आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। आई वोंट बी सरप्राइज कि 230 के लेवल भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको ये देखने मिले। जो आप इम्पैक्ट बता रहे हैं प्रमोटर फैमिली का जो बायबैक है, वो क्लियरली स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पे दिख रहा है, क्योंकि जो डिप्स आई हैं वो भी करीब इसके 20 डे मूविंग एवरेज हो या 50 डे मूविंग एवरेज हो, इनकी सपोर्ट जोन्स के आसपास से बहुत क्लियरली बाइंग इमर्ज होके स्टॉक अपर टेरिटरी में है। फ्रेश एंट्री ले तो मैं कहूंगा 175 के जो जोन्स हैं, जहां पे रेजिस्टेंस था, नियर टर्म रेजिस्टेंस, उसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले, बिकॉज वो अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ओके, ठीक है, तो ये सपोर्ट के तौर पर ऐड करेगा, आप इस पर ये व्यू दे रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर आज ब्रेकआउट पैटर्न है। वेरी क्विक, यहाँ ट्रेड्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल? कुछ आप बताएं जल्दी से। मैरिको में कल हमने एक ब्रेकआउट ट्रेड देखा, 7-8% की मूव थी। क्या आज भी फर्दर आपको लगता है कि बाइंग आ सकती है एफएमसीजी स्टॉक्स में? जी हाँ, बिल्कुल। एंड एज अ पैक FMCG हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल आफ्टर द रिजल्ट्स। मैरिको में मैं कहूंगा थोड़ा सा होल्ड करें, बिकॉज जो इसका 535 का रेजिस्टेंस है, उसके नीचे की क्लोजिंग दी है, तो फिलहाल उस लेवल को क्रॉस करें, उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाएं, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें। तो चलिए, इनफैक्ट एफएमसीजी में कल काफी अच्छा एक्शन भी हमने देखा। मैरिको के अच्छे पॉजिटिव नंबर्स, एक एक इनफैक्ट जहां पर रूरल डिमांड में बेहतरी के संकेत, तो अर्बन डिमांड तो अच्छी है ही, वॉल्यूम ग्रोथ का सिनेरियो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा स्टर्लिंग टूल्स, किरण, स्टर्लिंग टूल्स वैसे ऑटो कंपोनेंट्स की लगातार हम बात करते हैं, और इसी कड़ी में एक स्टॉक कल करीब 7% की तेजी, कंपनी के नतीजे आते हुए देखिए काफी पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, रेवेन्यू के फ्रंट पर भी अच्छा इजाफा और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर भी। टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए 423 के लेवल्स पर, ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी हुई कंपनी स्टर्लिंग टूल्स। सो स्टर्लिंग टूल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल डेली चार्ट काफी स्ट्रांग है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और कल जिस तरह से एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा है, स्टॉक ने अर्लियर 450 के हाई बनाए थे, वहां से एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं 50 दिन की मूविंग एवरेज 380 के आसपास थी, और प्रीवियस जो कंसोलिडेशन जोन था वो भी 380-390 के आसपास था। सो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक में वापस अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो वहां पे क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो 420-410 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से। अगर कोई भी डिप आता है तो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए इस 10 रुपए के जोन के अंदर, और जो स्टॉप लॉस रखना है वो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो, देयर आर चांसेस कि हम 450-460 तक की रैली स्टर्लिंग टूल में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली 400 के स्टॉप लॉस से 410-420 की जोन में इसमें बाय बनता है। कुछ टेक्निकल ट्रेड्स हैं, फंडामेंटल ड्राइव भी लेते हैं। आशीष कपूर हमारे साथ हमारे खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा में बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन से हैं 2 स्टॉक्स आपके आज के टीम में? देखिए, एक तो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं समझूंगा कि मार्केट में बहुत अच्छा मूव आ गया है। जो एक सेक्टर जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है वो आईटी। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इंडियन आईटी का जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना रहेगा, और एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है आईटी सेक्टर में। और आईटी सेक्टर का जो बेलवेदर है इन्फोसिस, मेरे मुताबिक बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स भी है। अभी थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा मूवमेंट आया भी है 1400 से, पर अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है मेरे मुताबिक। और एक लंबी अवधि, अगर आपके पास कोई समय की पाबंदी नहीं है, आप साल से ऊपर होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे मुताबिक 1600 का एक बड़ा इजीली अचीवेबल टारगेट है इन्फोसिस पे। एक लार्ज कैप बेलवेदर स्टॉक आपको एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू पे मिल रहा है, जहां से कि अपसाइड मेरे मुताबिक अभी भी 20% के करीब यहाँ से आ सकती है, जो कि काफी अच्छा अपसाइड है। मेरा तो 1200 था, 1400 नहीं, 1200 से थोड़ा सा ऊपर आया है, पर अभी भी 20% और अपसाइड है यहाँ पे 1600 तक जाने की, और इसलिए काफी अच्छा 20-25% अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है।
दूसरा, अगर आप थोड़ा छोटे अवधि के इन्वेस्टर्स हैं और इस मोमेंटम का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो स्टॉक आपके लिए है पीएनबी, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से कल भी बाइंग हुई है एफआईएस की, सारे ही बैंकिंग सेक्टर के और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब दिग्गज काउंटर्स में बहुत अच्छी बाइंग हुई है। रिलेटिवली इस वाली तेजी में अभी तक पीएसयू बैंक्स ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे भी अच्छी एक बाइंग आनी चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज पीएनबी अभी भी बहुत सस्ता है, अगर आप देखें तो अभी भी बुक वैल्यू से सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है। इसका रिजल्ट जब आएगा तो उसके आसपास मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे मोमेंटम दोबारा से आएगा, क्योंकि जो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है उसके बाद मैं समझूंगा कि इसमें भी बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंप्रूव होने चाहिए। बैलेंस शीट अब काफी क्लीन है और क्रेडिट ग्रोथ का इनको हेल्प मिल रहा है। तो पीएनबी एक शॉर्ट टर्म नजरिए से टारगेट 65 और इन्फोसिस एक लॉन्ग टर्म नजरिए से टारगेट 1600, ये दो मेरे पिक्स हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स और साथ ही आईटी स्पेस में इन्फोसिस पर कन्विक्शन है इस वक्त आशीष कपूर का। आशीष जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुनाफे का फंडा कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं एक्शन स्टॉक्स बताने के लिए और वामाक्षी बिग बोल्ड ब्रोकरेज लेकर आएंगी। शुरुआत पूजा से करते हैं। बताइए पूजा, खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा आज? जी, आरती इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहेगा। कमजोर नतीजे आए हैं, कामकाजी मुनाफे में दबाव दिखा है कमजोर प्रोडक्ट मिक्स और बढ़े हुए लागत की वजह से। इसके अलावा एमजीएल के नतीजे काफी मजबूत आए हैं। आय में करीब 3% की गिरावट आई है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर स्पेशली नंबर्स देखें तो 15.3% से बढ़कर 24.2% के आए हैं और मुनाफे में 56% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। सीजी पावर भी फोकस में रहेगा। नटराजन श्रीनिवासन को वापस से एमडी के तौर पर नियुक्त कर लिया गया है अप्रैल 2025 तक के लिए। उगर शुगर में भी स्ट्रॉन्ग नतीजे, आय में 58% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा करीब 260% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में भी अगर देखेंगे तो 330% से के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। आखिर में डीसीएक्स सिस्टम यहां पर भी नजर रखिए, कंपनी का एक लॉक इन आज से खत्म हो रहा है 55% शेयर के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया पूजा ये सारे एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। वामाक्षी, हम तक कुछ रिपोर्ट्स तो लेकर आई हैं, लेकिन एक खास रिपोर्ट वामाक्षी ने अब के लिए संभाल के रखी थी, वो थी बिग बोल्ड ब्रोकरेज, जिस पर आपको नजर जरूर बना के रखनी चाहिए। वामाक्षी बताएं, कौन सी आज रिपोर्ट आपके पास? जी बिल्कुल, मैनकाइंड फार्मा की आज लिस्टिंग होने जा रही है एक्सचेंजेस पर और आज की जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज है वो ये स्टॉक पर है। अगर हम देख रहे हैं मैक्वारी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय के साथ कवरेज शुरू की है। ये स्टॉक पर टारगेट प्राइस दिया है 1400 प्रति शेयर का। उनका लार्जली कहना है कि उनका जो डोमेस्टिक कारोबार, घरेलू कारोबार है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। उनकी कोर स्ट्रैटेजी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी पर फोकस करती है। इनफैक्ट उनका मानना है कि कंपनी काफ़ी वेल पोजिशन है अपने मुनाफे को दुगना करने कर FY26 तक। ग्रोथ ड्राइवर्स भी इन्हें काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। कंटिन्यूड सेल्स आउट परफॉर्मेंस भारतीय मार्केट में, क्रोनिक थेरेपीज पर फोकस और इम्प्रूव्ड सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। इसके अलावा क्रोनिक फोकस जो है उनका थेरेपीज पर, वहाँ पर मीनिंगफुल ग्रोथ ड्राइव हो सकती है और साथ ही साथ मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने मिल सकता है। मजबूत बैलेंस शीट तो है ही और वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मैक्वारी ने मैनकाइंड फार्मा पर आउट परफॉर्म की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 1400 प्रति शेयर का। ओके, जबरदस्त। 1400 रुपये का टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। मजा आएगा। इस स्टॉक को मैंने जैसे बताया लिस्टिंग के बाद देखिएगा फॉलो अप बाइंग कैसे आती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम चंदन तबारिया को भी जोड़ते हैं अपने शो में। गुड मॉर्निंग चंदन। चंदन, सबसे पहले लेवल्स के बारे में बात करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएं। जी नमस्कार आपको, पूरे पैनलिस्ट को। देखिए, बाजार की बात करें तो निफ्टी पिछले 4 दिनों में 18,050 से 18,250 के दायरे में कामकाज कर रहा था। उसके बीच थोड़ी उठापटक हुई, बट हार्ड डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके देखे जा रहे थे और कल डिसाइसिवली उस ट्रेडिंग रेंज के अपर बैंड पे बंद हुआ है। तो बायस तो पॉजिटिव है, रेंज ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इनफैक्ट पुट कॉल रेशियो में सर्ज जो है, हालांकि थोड़ी आईवी बढ़ी है, बट आईवी बढ़ने का रीजन ये भी है कि कॉल राइटिंग में प्रेशर आ रहा है। सो आई थिंक 18,150 18,180 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और ये रैली एक्सटेंड होते हुए कहीं ना कहीं 18,500 तरफ बढ़नी चाहिए। तो 18,150 18,181 के सपोर्ट से 18,500 तक के मूवमेंट यहाँ पे बनने चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कल गैप अप हुआ और उसके बाद में 100-150 पॉइंट के दायरे में कामकाज कर रहा था।
43 333 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे इस लेवल के ऊपर निकला 100 पॉइंट का मोमेंटम आया, बट वापस साइडवेज हो गया। तो मेरा मानना है कि 43,000 के सपोर्ट से 43,750 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है और मोमेंटम यहाँ पे इंटेक्ट रहना चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो काउंटर्स में पॉजिटिव है। ऑटो में आप चाहे टाटा मोटर्स को देखें जहाँ पे एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है, मारुति की बात करें आप, या फिर बजाज ऑटो की बात करें, तो इन सब में पॉजिटिव बायस है। बजाज ऑटो पे अभी भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4,450 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 4750 की टारगेट। इंडियन होटल पे पॉजिटिव व्यू है, लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में, रोल ओवर्स काफी अच्छे, लॉन्ग की पोजीशन कैरी हो रही है। 363 का सपोर्ट है, ऊपर में 390 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। उसके अलावा मेरा मानना है कि इवन कुछ और सिलेक्टिव ऑटो और यहाँ पे मिड कैप में वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। नॉन एफएनओ के काउंटर में देखें तो पेटीएम और पॉलिसी बाजार 2 स्टॉक्स है जहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और मौजूदा लेवल से 5 से 10% के स्विंग में बन सकते हैं। काफी अच्छे सारे स्टॉक आइडिया दे दिए, इंडियन होटल्स, ऑटो स्टॉक्स, पेटीएम, ये लेके आई है। प्री ओपन में रेमंड 2% ऊपर, वेस्ट लाइफ लेके आई है। मैं किरण से वेस्ट लाइफ डिस्कस करना चाहूंगा। आज रिजल्ट भी है वेस्ट लाइफ का, जो मैकडॉनल्ड्स बर्गर बनाती है, और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि सेम स्टोर सेल्स ग्रो कर रही है। इनफैक्ट मैं अभी वापी में गया, प्रियंका, वारी के निकुंज के साथ हम वापी गए थे, तो बॉम्बे से लेके वापी फैक्ट्री के बीच में कम से कम 5 वेस्ट लाइफ के मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट देखे। मतलब ये अपना स्टैंप जो है ना, अपना फुटप्रिंट बहुत तेजी से फैलाते चले जा रहे हैं। किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में जब ट्रैवल करते हो तो हाईवे पे आपको सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स ही दिखते हैं, और आपको ध्यान भी होता है कि मैकडॉनल्ड्स तो दिखेगा ही। और भाव चला भी है, अगर आप देखें 3 महीने का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब इसका, वेस्ट लाइफ का 3 महीने का। किरण, 800 रुपए के आसपास क्या ट्रेड बनता है इसका? सो ओवरऑल वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का पूरा चार्ट अगर हम एनालाइज करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि 800 तक के हाई बनाए थे, वहां से स्टॉक में एक प्राइस फॉल आया, कहीं ना कहीं 640 के आसपास बॉटम बनाया जहां पे 200 डेज मूविंग एवरेज था। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्लियरली हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर है, और उसका जो प्रीवियस टॉप था 800 उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन्ड है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर भी काफी बुलिश टेरिटरी के अंदर है, तो डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिप्स रहेगा। करंट मार्केट प्राइस से भी आप लॉन्ग कर सकते हो, कोई भी डिप आता है 790 780 तक इम्पैक्ट तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 760 के नीचे मेंटेन करना है, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है चांसेस कि हम 900 950 तक के टारगेट आने वाले 1 आध महीने में देख सकते हैं। सो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से इसमें लॉन्ग करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। वेरी क्विकली एक बार विनोद भी हमारे साथ। विनोद, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की रिलायंस पर आई है, और उनका कहना है कि रिलायंस पर पीछे भी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें मेजरली बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स का यही कहना था कि कैपेक्स हैवी ईयर है इस साल, और उसके बाद लेकिन इस रिपोर्ट में बात ये की जा रही है कि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया रिलायंस में। हालांकि जितने भी उनके कॉन्ग्लोमरेट में बिजनेसेस हैं ओटीसी के लिए, तो उन्होंने बोला डाउनसाइड रिस्क है, लेकिन रिटेल में उनको लगता है कि वहां से अच्छा कलर मिल सकता है, रिटेल ऑपरेशन बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। रिलायंस के लिए आपके क्या टारगेट्स होंगे इस साल के लिए? रिलायंस जिस हिसाब से इनके कंज्यूमर बिजनेस ग्रो कर रहे हैं लास्ट 2-3 सालों से, इनका जो ओवरऑल जो डिपेंडेंस है पेट्रोकेमिकल और ये रिफाइनिंग सेगमेंट में, वो उनका रिस्क काफी हद तक कम कर दिया। मुझे लगता है दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी, एंड जिसके वजह से मुझे लगता है कि चूंकि अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग टू ओवरऑल कंजम्पशन सेगमेंट, तो इनको मल्टीपल जो है अभी उस हिसाब से दिया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली जो अभी करंट वैल्यूएशन है 23-24 जो हम लोग FY24 के अर्निंग्स में जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन री रेटिंग के काफी चांसेस है। बट यस, जो थोड़ा सा कंसर्न अभी इन्वेस्टर्स को जो आ रहा है स्टॉक्स में, वो कंसर्न केवल बिकॉज ऑफ हायर कैपेक्स और डेट के वजह से आ रहा है। बट मुझे लगता है कि ये कंसर्न ओवर द फेज में खत्म हो जाने चाहिए, एंड द वैल्यूएशन जो अनलॉकिंग की जो ये स्टोरी है, आई थिंक फॉर रिलायंस ये जो अपकमिंग इनका जो एजीएम होगा दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट क्रूशियल, एंड मुझे लगता है उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी ट्रैक्शन आनी चाहिए। रिलायंस पर एक आउटलुक और इस पर और ज्यादा डिटेल्स भी लेकर हम आएंगे, लेकिन चंदन, गुड मॉर्निंग। बिरला सॉफ्ट और एमजीएल दोनों कंपनी के नतीजे आए, प्री ओपन में काफी अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए, अच्छे मजबूत नंबर्स के दम पर, और साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन दिनों काफी फोकस में है। एमजीएल और बिरला सॉफ्ट दोनों पर राय दीजिए। एमजीएल की बात करूंगा, पॉजिटिव बायस है यहाँ पे। इनफैक्ट एक कंटिन्यूसली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। स्टॉक का 1000 का भी एक हायर बेस बनेगा यहाँ पे गैप अप के बाद में,
1000 के सपोर्ट से कोई भी इंट्राडे स्विंग भी पाता है तो लेना चाहिए। ऊपर में 1070 1075 तक के लेवल बनेंगे। आपने बीसॉप की बात की है, बीसॉप में भी पिछले लगभग 3 वीक से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। हर पॉजिटिव मूव के बाद में हायर बेस बन रहे हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस के साथ वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर बने हैं। इस काउंटर में भी लगभग 282 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 310 तक के लेवल। जेल पे नंबर्स के बाद का एक रिएक्शन है। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे अभी रिलायंस की जेपी मॉर्गन पर, उसकी कुछ और क्रूशियल डिटेल्स हम तक सौमीत लेकर आए हमारे खास सेगमेंट में। आइए उनसे सुनते हैं। जेपी मॉर्गन के अलावा भी और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस रिलायंस इंडस्ट्रीज पर निकले। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो अभी लो पे है, बट आगे चल के ये बढ़ सकती है क्योंकि चाइनीज़ डिमांड जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। यूएस का जो ड्राइविंग सीजन है वो भी स्ट्रॉन्ग आने की एक्सपेक्टेशंस है, और रशिया से जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो सकती है आगे चल के। उसके अलावा अगर आप पेट्रोकेमिकल मार्जिन देखेंगे वो 10% ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं Q4 के लेवल से, बट फिर भी 16% डिस्काउंट पे है 5 ईयर एवरेज के सामने। और स्ट्रीट का मानना ऐसा है कि अगर वो अपने 5 ईयर एवरेज पे चला जाता है पेट्रोकेमिकल मार्जिन, तो करीब 5% का एक अपग्रेड देखने को मिल सकता है O2C सेगमेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर स्ट्रीट का ऐसा मानना है कि आगे चल के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मॉडरेट होगा। कंज्यूमर बिजनेसेस जो कि रिटेल और टेलीकॉम है, बट न्यू एनर्जी और जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, बट जो कंपनी का डेट लेवल है वो फिर भी स्टेबल रहेगा आगे चल के। अब सबसे बड़ा इवेंट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपकमिंग है वो है AGM, जो कि जून और जुलाई में हो सकता है, और वहाँ पे एक क्लैरिटी आ सकता है रिटेल आर्म के लिस्टिंग को लेकर। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले AGM में मुकेश अंबानी जी ने एक शेयर होल्डर के क्वेरी को रिप्लाई किया था, ये कह के कि नेक्स्ट AGM में वो रिटेल आर्म के लिस्टिंग को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी देगी, और रिटेल आर्म को लेकर और भी ज़्यादा डिस्क्लोजर्स एक्सपेक्टेड है AGM में। क्योंकि अगर आप SOTP वैल्यूएशन में देखेंगे तो रिटेल आर्म का सबसे ज़्यादा वेटेज है आज के टाइम के रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस हाल ही में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि FI की काफ़ी सेलिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप आगे के ग्रोथ ट्रिगर्स और रिलायंस के लिए उम्मीदें। सौमित, शुक्रिया आपका ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। क्या खबर है सेगमेंट में? रिलायंस अगर आप देखेंगे प्री ओपन में मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 2474 के लेवल्स पर, लेकिन आज बाजार की शुरुआत अगर देखेंगे पॉजिटिव स्टांस इस वक्त नजर आएगा क्योंकि 18300 के लेवल्स पर कल की जो तेजी है उस तेजी को बनाए रखने की कोशिश इस वक्त बाजार करता हुआ। 18300 के लेवल्स का इंतजार था और बस 7 सेकंड बचे हैं। उम्मीद यही होगी कि 18300 के पार प्री ओपन में क्लियरली हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के बीच निफ्टी में ट्रेड्स नजर आते हुए, और ये हुआ बाजार का की शुरुआत 18305 के लेवल्स पर करीब 50 अंकों की बढ़त। लेकिन सबसे पॉजिटिव ये है कि 18,300 के मार्क को पार करता हुआ निफ्टी 43,400 के लेवल्स पर करीब 125 अंकों की मजबूती पर बैंक निफ्टी ब्रॉडर इंडेक्सेस में लगातार मजबूती, और साथ ही एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में कल जैसी तस्वीर सुबह दिखी थी उसी तरह की तस्वीर बाजार में हम देख रहे हैं। हरियाली खरीदारी, यहाँ पर पॉजिटिविटी 1223 एडवांसेस के सामने महज 256 डिक्लाइंस। और इसी तेजी में इसी खरीदारी में कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे आगे खड़े हैं? बैंक्स एंड फाइनेंशियल से इंडसइंड बैंक लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जब मजबूती दिखाते हुए। लाइफ इंश्योरेंस प्लेस में HDFC लाइफ के स्टॉक पर नजर रखें। ऑटोमोबाइल स्पेस में M&M और साथ ही बजाज ट्विंस में भी आज अच्छी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। डिविस लैबोरेटरी और साथ ही FMCG प्ले में ब्रिटानिया के चार्ट्स पर नजर रखनी होगी। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस वक्त अगर देखेंगे बाजार में हम देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स के साथ साथ IT पैक में भी कुछ हद तक हम मूव्स आते हुए देख रहे हैं। HDFC बैंक येट अनदर डे जहां पर हम मजबूती के साथ ट्रेड्स देख रहे हैं। ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, L&T और साथ ही रिलायंस भी इसी लिस्ट में जुड़ा हुआ है। नतीजों के लिहाज से अगर देखेंगे काफी सारी कंपनी के नतीजे आ चुके हैं और आज भी इंपॉर्टेंट F&O की करीब 4-5 कंपनियों के नंबर्स, जिसमें ल्यूपिन, SRF रेन इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, इन तमाम कंपनियों के नंबर से ठीक पहले एक मूवमेंट इन स्टॉक्स में बढ़ता हुआ। तो क्लियरली एक पॉजिटिव स्टार्ट और मार्केट लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में अच्छे खासे अहम लेवल्स को पार करता हुआ। मिड कैप में कहाँ एक्शन है प्रियंका? बिल्कुल, मिड कैप में देखिए नंबर्स के इंपैक्ट तो दिख रहा है। PSU बैंक स्पेस मिड कैप PSU बैंक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ कल आपको बैंक ऑफ इंडिया याद भी होगा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक के नंबर्स थे कल। उनके बाद आज यहाँ थोड़ी सी रिबाउंड्स है। इंद्रप्रस्था गैस, MGL के अच्छे नंबर्स आए हैं। IGL पे आपको इंपैक्ट दिख रहा है। मैक्स फाइनेंशियल, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है क्योंकि आगे हम आपके लिए एक और डिटेल भी लेकर आएंगे। MSCI के संभावित चेंजेस इन JP मॉर्गन ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि उसमें कुछ वेटेज मैक्स फाइनेंशियल को भी मिल सकता है। 1.5% तेज अभी फिलहाल आपको वो काउंटर भी दिख रहा है। न्यू एज कुछ स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट मदरसन में भी उसका नाम है।
डिलीवरी में आपको आज फिर से एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है, यहाँ मूव्स ऑलरेडी चल रही हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में कहाँ है? गिरने वाले स्टॉक्स में आपको OFSS गिर रहा हुआ है 6.5%। OFSS में 6.5% की गिरावट है। पूना वाला फिनकॉर्प में माइनर सी गिरावट है। ये कुछ एक्शन स्टॉक्स हैं। मेजरली आपको एक्शन जो दिख रहा है वो PSU मिड कैप बैंक्स में दिख रहा है अच्छा एक्शन। जहां नंबर्स के बाद अच्छा इंपैक्ट है वहां आपको एक्शन दिख रहा है। ऑटो एंसिलरी जैसे स्टॉक्स में OFSS में 6.5% की डाउनसाइड इसके रिजल्ट्स आए क्या कल? आई डोंट नो, एक बार हम इसको देखते हैं। लेकिन हाँ, ये आपने PSU छोटे बैंक जो है ये अच्छा मार्क किया, उनमें वापस रिबाउंड आ रहा है। वेदांता को लेके आइए साहब, कुछ के साथ वेदांता डिस्कस करेंगे। वेदांता के प्रमोटर ने बहुत बड़ा रकम अब इनफैक्ट शेयर्स अनप्लेज किए, जैसे प्लेज रिलीज किए। आपको पता होगा इनके ऊपर बहुत बड़ा इशू था कि प्रमोटर के लेवल पे बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, क्या ये शेयर बेचेंगे वगैरह वगैरह, बट प्लेज रिलीज किए, ये खबर आई है। स्टॉक 2% ऊपर 280। क्या वेदांता में ट्रेड बन सकता है? कुछ क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे, रेंज क्या वॉच करेंगे? जी आज आपने ये सही पूछा कि रेंज क्या वॉच करेंगे, बिकॉज अगर मैं देखूं तो मिड मार्च से या रादर मार्च स्टार्टिंग से जो 290 295 का अपसाइड है और 270 का जो डाउनसाइड है इसी नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है। अब ये हो रहा है कि पिछले कुछ सेशंस में ये नेट रेंज और स्क्वीज हुई है, व्हिच मींस द स्टॉक इज नाउ गेटिंग रेडी टू ब्रेक आउट ऑन द आइदर साइड। अब जिस तरीके का इसमें हमने पिछले कुछ दिनों में मूवमेंट देखा है और स्टॉक अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेकआउट जो होगा ये ऑन दी अपसाइड होगा। सो मेरे लिए पहला क्रूशियल लेवल जो होगा टू वॉच आउट फॉर विल बी 290 और जो दूसरा होगा दैट विल लेट मी राउंड इट ऑफ टू 300। सो ये जो दो नंबर्स हैं ये मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल्स रहेंगे इफ आई गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं 275 का लेके चलूंगा, थोड़ा सा जो रिसेंट लेवल्स रिसेंट टाइम्स में जो सपोर्ट जोन रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए यहाँ पे काफी फेवरेबल हो जाता है। एंड वंस दिस स्टॉक क्रॉसेस 300 तो मोमेंटम इसमें आप और ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। सो 290 और 300 के दो क्रूशियल लेवल्स हैं जिसके लिए स्टॉक में मैं एक लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ। चंदन, कल हमने मैक्रोटेक जो लोधा ग्रुप स्टॉक है एक समय पे 10% ऊपर था फर्स्ट स्टार ऑफ द ट्रेड में, फिर भी 3-4% ऊपर बंद हुआ, अब 950 के आसपास आ गया है, 2% आया। क्या ये 1000 रुपए की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, सेटअप तो अच्छा है और अच्छी बात यह है कि सिलेक्टिव रियल एस्टेट में यहाँ पे मोमेंटम है। लगभग 37-38 लाख के वॉल्यूम से इसमें मूवमेंट हुआ था और पिछले लगभग मैं 20-22 दिनों का डेटा सेटअप देखूं तो बार बार 900 के आसपास का बेस बना रहा है। तो 900 से लेके इसका 1000 तक की रेंज है। लोअर बैंड से टर्न हुआ है तो पॉजिटिव बायस के साथ प्ले करने की सलाह रखेंगे। इमीडिएट इंट्राडे बेसिस पे आप 915 का स्टॉप लॉस रखिए, 1000 रुपए की टारगेट। मैक्रोटेक और ये 2% ऊपर। कुछ और इंटरेस्टिंग मिड कैप्स जिस पे आपकी नजर है मानसी? बिल्कुल, तो कंजाई नैरोलेक की इस पर नजर है क्योंकि कंपनी के नतीजे आते हुए देखे और मुनाफा 5 फोल्ड यानी 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा। और कंजाई नैरोलेक के चार्ट्स देखें, 8% की तेजी इस वक्त। कुछ कंजाई नैरोलेक का जबरदस्त तेजी, ऑफ कोर्स रिजल्ट का इम्पैक्ट, बट इट सीम्स डन एंड डस्टेड फॉर नाउ। एटलीस्ट मैं कहूंगा कि इतना अच्छा इतना बड़ा मूव आया है तो एग्जिस्टिंग पोजीशन ना लें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, नई पोजीशंस ना लें, बिकॉज 445 450 का इसमें एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस जोन है। इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है ये भी 435 के करीब है, जिसके जस्ट नीचे अभी आके स्लिप हो गया है। तो सलाह रहेगी कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 425 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, बट फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा डिप्स का वेट करें। यही 425 के जोन्स के आसपास अगर मिलता है तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, बट फॉर नाउ सलाह रहेगी कि इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए ये सवाल था कुछ। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग पोजीशन एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। SRF के नतीजे आ जाने वाले, नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में मूवमेंट ऑन अ कैगर बेसिस किरण अगर देखें सालाना आधार पर करीब 30% के रिटर्न्स SRF के चार्ट्स ने दिखाए हैं। 2600 के लेवल, 2.25% की तेजी। किरण, SRF पर आपसे राय। ओके, सो SRF की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है कि कहीं ना कहीं 2900 के आसपास स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। वहां से स्टॉक में एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आया, 2100 तक के हमने लेवल देखे नीचे में। वहां से स्टॉक स्टेडीली एंड ग्रेजुअली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक हमने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है जो 2577 के लेवल के आसपास हमें देखने को मिला है। अभी स्टॉक 2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक अग्रेसिव लॉन्ग करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 2570 तक तो हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो
2540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इसमें डेफिनेटली हम 2700 तक की रैली देख सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग जा सकते हैं एसआरएफ में। ओके, एसआरएफ पे लॉन्ग जाएंगे। एमजीएल के अच्छे नंबर्स आए थे और एमजीएल आईजीएल यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट है, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो स्टॉक्स बिरला सॉफ्ट के भी नंबर्स आए थे और इनफैक्ट कल के ट्रेड में यहाँ से लॉन्ग कैरी भी हुए हैं, लॉन्ग बिल्टअप भी आपको एक्शन में दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट पे क्या चंदन आज के लिए ट्रेडिंग की कोई सलाह होगी? 3% ऑलरेडी तेज है। बिल्कुल, ऑलरेडी इस काउंटर के बारे में बात की थी और लगभग 300 तक के स्विंग हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे। ऑलरेडी इसने 300 के लेवल बने हैं, तो हल्का सा डिप आने दीजिए। कोई भी डिप आता है इसमें 292 के आसपास, तो यहाँ पे वापस पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी 300-305 के लिए। काउंटर्स में भी कल एक अच्छा मोमेंटम प्ले दिख रहा था। डालमिया भारत, क्या कुछ आप इसे आज के लिए खरीदेंगे? जी हाँ, देखिए इसमें अभी भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉक चल रहा है, लेकिन साथ साथ में आप देखिए टाइमली इसमें डिप्स भी आपको मिल रहे हैं, व्हिच मींस प्रॉफिट टेकिंग है, निचले स्तरों पे आपको बाइंग आते हुए दिख रही है। तो बहुत ही क्लियर इसमें एक हायर लोस का पैटर्न बन रहा है, हायर हाइस का पैटर्न बन रहा है। तो ट्रेंड तो आपका डेफिनेटली अपसाइड पे ही है, अभी भी ओवर हीटिंग से थोड़ा दूर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2200 के लेवल्स के लिए इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। जो स्टॉप लॉस होगा आपका ये 2070 के जो लेवल्स हैं इनका रहेगा। नेटे साहब, कार्बोरंडम यूनिवर्सल को वापस लेके आई है 1170। सुबह आपको प्री मार्केट ने बताया था इसमें रिजल्ट बहुत तेज है और ये देखिए पूरा मौका मिला है। ये आपको 1110, 1120, 25 में भी अगर आपने लिया होता तो आपको 50 रुपये तय थे, 6% ऊपर इसका। और अगर आप देखें 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं चला है, मामूली चला है। एक बार इसको रिविजिट करें, वैशाली है नहीं, उन्होंने सुबह दिलवाया था, लेकिन एक बार रिविजिट कर लेते हैं किरण के साथ। किरण, कार्बोरंडम सो कार्बोरंडम की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक स्टेडीली काफी अच्छे बुलिश टेरिटरी या तो बुलिश पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमने आगे भी देखा था स्टॉक के अंदर 1050 1020 तक का हाई बना था, वहां से एक स्टीप करेक्शन आया था 600 तक का। वहां से स्टॉक ने 600 से जो एक अप ट्रेंड पकड़ा है वो कंटिन्यूस है, एक अप ट्रेंड एक अप चैनल के अंदर, राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिले। लास्ट जो पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं 1050 के आसपास था और उसका जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं 1200 तक का टारगेट था। तो इट इज लुक लाइक कि वो अचीव हो जाएगा। 1170 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो कोई भी डिप आता है, रिसेंट कंसोलिडेशन का जो सपोर्ट है 1140, सो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से भी आप ले सकते हो 1140 तक आप एक्यूमुलेशन करते रहे। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1200-1230 तक के टारगेट डेफिनेटली इसमें आ सकते हैं, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। राइट, ये केईआई को लेके आई है, 2000 का भाव क्रॉस हुआ। अभी रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, अच्छा रिजल्ट था बट कमेंट्री और अच्छी थी। और अगर आप देखें तो ये सारे पॉली कैब, इनफैक्ट बजाज इलेक्ट्रिकल भी चल रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टॉक्स हैं, केबल एंड वायर वाले, इनमें काफ़ी अच्छा रिबाउंड आया। बट अभी बात हो रही है केईआई की, 2000 रुपये क्रॉस किया, 3% ऊपर है। विनोद, इस कैटेगरी में आपका बेस्ट बेट क्या है? जी डेफिनेटली इस कैटेगरी में देखें तो आई मीन ये केईआई बोले, पॉलीकैब, अगर ये सब ये सारी कंपनी अच्छी कंपनी है, दे आर डूइंग क्वाइट गुड आई मीन। एंड अगर खासकर मैं पॉलीकैब को देखूं तो पॉलीकैब में जिस हिसाब से आई मीन एफएमईजी का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, जो ऑफलेट थोड़ा सा आई मीन एफएमईजी में थोड़ा कंसर्न आया, बट मुझे लगता है वो नियर टर्म का कंसर्न है। बट गोइंग अहेड जो एफएमईजी का मुझे लगता है कि इनका कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा, जिसके वजह से ये जो आई मीन जो आप जो वैल्यूएशन गैप अभी देख रहे हैं आई मीन पॉलीकैब वो जो हैवेल्स इस समय, तो मुझे लगता है बहुत हद तक उसमें वैल्यूएशन री रेटिंग होने की संभावना अभी भी पॉलीकैब में दिखता है। तो चूंकि पॉलीकैब एक ऐसा सूर्य है जहाँ पे आप ओवरऑल इंडस्ट्रियल वायर ये सब कभी ले सकते हैं, एफएमईजी कभी प्ले कर सकते हैं, तो ये स्पेस में मुझे लगता है पॉलीकैब शुड बी अ गुड बेट। ठीक है, ये ऑटो स्टॉक्स को एक बार रिविजिट कर लेते हैं चंदन के साथ। चंदन, अशोक लीलैंड पे बड़े दिनों से बात नहीं हो रही है। टू व्हीलर स्टॉक्स वापस आ गए, बजाज वगैरह, टाटा मोटर चल रहा है, मारुति भी चल रहा है, बट लीलैंड वही 150 के आसपास घूम रहा है। इसका जरा 3 महीने का ग्राफ दिखाइए, क्या इसमें एक बेट लिया सकती है, कॉन्ट्रा बेट? बिल्कुल ली जा सकती है और आप देखोगे स्लो एंड स्टडी मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर्स में पॉजिटिव बायस है। आप देखोगे आज से 4-5 दिन पहले इसने एक ब्रेकआउट दिया था जो 142-143 के आसपास था। पिछले लगभग 30-35 दिनों में ये 142-43 नहीं निकाल रहा था और अभी जो इसका बेस है वो 142-43 बन चुका है और हायर बेस शिफ्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव बायस रहेगा 142 के सपोर्ट से, कहीं ना कहीं 155 तक के लिए काउंटर तैयार हो रहा है।
हमने पिछले हफ्ते ही देखा इंडियन होटल्स में 2 बार ऑल टाइम हाई के लेवल्स नजर आए। कल भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था। इस वक्त भी लॉन्ग्स बिल्ट होते हुए इंडियन होटल्स के चार्ट्स में नजर आ रहे हैं। शार्प स्पाइक हम देख रहे हैं। पिछले 3 महीनों के ट्रेंड आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 20-25% के मूव्स हैं यहाँ पर देखने को मिला। पॉजिटिव साइड आज भी 1.5% की। कुछ इंडियन होटल्स पर एक बार राय दीजिए। जी हाँ मानसी, देखिए कल भी शायद हमने इसके बारे में डिस्कस किया था एंड आई थिंक द व्यू स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, वॉल्यूम एक्शन इसमें अच्छा है, लेकिन अब ये ओवरहीटिंग के पास जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो होल्ड करके चलें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। 365 और 370 के जो जोन्स हैं इनके करीब का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा वेट करें, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। RSI पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, और अगर मैं ऑप्शंस चेन भी देखूं तो इसमें आप देखिए 380 390 के जो लेवल्स हैं, स्ट्राइक्स हैं कॉल के, उनमें अच्छा खासा बेस बना हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको वहीं 365 360 जोन्स के आसपास मिलता है तब फ्रेश एंट्री इनिशिएट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन उन्हीं लेवल्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलें, वो मेंटेन करें और फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन चंदन, वैसे तो कई सारे स्पेसेस, कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि आज मौके दे रहे हैं, लेकिन मिड कैप IT प्लेस पर भी एक बार नजर डालें। क्या आपको लगता है परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए ये सही मौका है, या फिर जो स्टॉक्स, जो स्पेसेस पॉजिटिवली वन साइड अप मूव दिखा रहे हैं उन पर ही नजर होनी चाहिए? मिड कैप IT में कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल, आपने जो काउंटर बोला है उस पर ही फोकस है। इनफैक्ट परसिस्टेंस में यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी है कंपैरेटिवली, और राउंडिंग फॉर्मेशंस यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। 2 दिन से हल्के से बाएंगे, उससे पहले हल्के से डिप देखने को मिले। 48.20 से लेके इसने 46.20 तक का स्विंग देखा और अब हायर बेस बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 46.20 जो इमीडिएट सपोर्ट है वो एक सस्टेनेबल मूव के लिए वर्क करेगा। ऊपर में 48.20 से लेके 5000 तक के स्विंग यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ऑलराइट, कुछ स्टॉक्स को देखें। टाटा मोटर्स परसिस्टेंट, आपको याद है परसिस्टेंट का भाव कितना था जिस दिन ये रिजल्ट आया? ये रिजल्ट, ये इन्फोसिस के रिजल्ट के दिन क्या भाव था परसिस्टेंट का? नहीं याद, टूटा था 3850। ये टूट गया था। और उस दिन हमने ये बात कही थी कि भाई साहब 1000 रुपए 25% ग्रोथ वाली कंपनी को आप 12-14% वाली ग्रोथ की कंपनी में कमी आने की वजह से आप इसको तोड़ रहे हैं। हमने एक लाइन यूज की थी, डोंट प्ले पेंट ऑल द IT स्टॉक्स विद द सेम ब्रश। 1000 रुपए वहां से मिल गया। ये हाल है। एब्सोल्युटली। टाटा मोटर्स को भी देखते हैं एक बार। 500 के ऊपर 506 का भाव चल रहा है, और खैर 500 के टारगेट्स इमीडिएटली व्यू किए जा रहे थे, अब ये आ गए हैं। चंदन, यहाँ से और कितनी तेजी टाटा मोटर्स पे दिखती है? इस साल के लिए पोजीशनल बेट है ये, नो डाउट अबाउट इट, बट अभी ट्रेडिंग के लिहाज से ये मोमेंटम कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो ये 520 525 तक के स्विंग तो बनने चाहिए इस मौजूदा ट्रेंड में। 525 क्या बात है? इमीडिएट 525, ठीक है। बजाज ट्विंस में भी अच्छी खासी मूव है हालांकि, लेकिन बाजार में आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स मूवमेंट दिख रही है। इंडेक्स पे तो थोड़ा सा दबाव, सुबह से थोड़े से गेट्स इरोड हुए कहना चाहिए। बैंक निफ्टी लगभग 100 और बड़ी तेजी कल आ चुकी है। उसके बाद आज आप स्पेसिफिक स्टॉक्स में मूव देखें तो वहां स्ट्रॉन्ग है। यूपीएल को आप डिस्कस कर रहे थे एक बार अजय कि वहां नंबर सॉफ्ट आए लेकिन कमेंट्स अच्छे आए थे, लेकिन बाजार इस वक्त नंबर्स को शायद तरजीह ज्यादा दे रहा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहा है। 2% नीचे है यूपीएल अभी, और चला है यूपीएल, काफी चल चुका है। बट यूपीएल जो है ना बहुत ज्यादा होप स्टॉक बन गया है। पूरी दुनिया इसके ऊपर बेट कर रही है कब चलेगा कब चलेगा, लेकिन यूपीएल चलता ही नहीं है। इसका 1 साल का ग्राफ देखिए, 2 साल का, एक बहुत टाइट रेंज में रहता है। अगर बेट करें जो स्टॉक ज्यादा चले नहीं है और उन पर बेट क्या करनी चाहिए, तो मैं वॉच कर रहा हूँ लुपिन। आज लुपिन का रिजल्ट भी है। कुछ जरा लुपिन का चार्ट ये देखिए, ये यूपीएल का हाल है, ये क्रॉस ही नहीं करता है लक्ष्मण रेखा अपनी, समय बर्बाद जाता है इसमें। ऐसे स्टॉक्स में अगर आपने पोजीशन ले ली, ये लुपिन के बारे में बात करते हैं। आज रिजल्ट भी है, लेकिन लुपिन के अपने एक बड़े करेक्टिव फेज के बाद वापस आ रहा है। किरण, सो लुपिन की अगर हम ओवरऑल बात करें तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कहीं ना कहीं 730 740 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस किया, स्टॉक ऊपर में 790 तक गया। अब वापस स्टॉक अपने 790 से जो गिरा था वहां पे मल्टीपल गैप हमें देखने को मिला था। वो गैप भी कहीं ना कहीं 730 740 के आसपास है। अब 740 का एक लेवल हमें देखना पड़ेगा। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक हम करंट मार्केट प्राइस है तो बाई नहीं करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, और जैसे हमने बताया कि काफी लोगों की होप है कि लुपिन कब चलेगा। फंडामेंटली काफी सारे इंप्रूवमेंट हमने देखे, चार्ट के ऊपर भी काफी सारे इंप्रूवमेंट है। 700
720 एक क्लस्टर सपोर्ट है, जब तक वो नहीं तोड़ता है तब तक पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए आई वुड सजेस्ट कि 740 को क्रॉस होने दीजिए। जैसे 740 का लेवल क्रॉस होता है तो इमीडिएट लेवल पे हम 800 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 800-820 का एक जोन है, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर चांसेस है कि लुपिन एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ 740 के ऊपर हम बाय रिकमेंड करेंगे लुपिन, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 720 का, अगर 740 क्रॉस करता है। इनफैक्ट 600 वाला 730 आया, धीरे धीरे चल रहा है बट चल रहा है। ये ओएफएसएस हम बात कर रहे थे, आज एक्स डिविडेंड हुआ है स्टॉक 225 रुपए का, 225 रुपए का आपको डिविडेंड आया है, और इसकी वजह से एक्स डिविडेंड वो देखिए बाजार ने एग्जैक्टली 225 रुपए एडजस्ट कर दिया। तो खराब रिजल्ट का मैटर नहीं है, एक्स डिविडेंड का मैटर है। हमने कहा अपने व्यूअर्स को बता दिया जाए। ठीक है, और राइट कुछ और स्टॉक्स लेते हैं। थोड़े से तो बैंक स्टॉक्स नीचे आए। इनफैक्ट आज आप बड़े बैंक्स को देखें तो वहां से पार्टिसिपेशन नहीं है ज़्यादा, और अब थोड़ी नीचे भी आई है, लेकिन कुछ स्टॉक्स वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। उसमें अडानी पोर्ट्स, अडानी स्टॉक्स वापस दिख रहे हैं। सीमेंट में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स अच्छे दिख रहे हैं। मेटल्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में मूव अच्छी है। क्या स्टील पैक में कोई ट्रेड लेंगे आप चंदन? टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो? देखिए, हमारी नज़र तो इन 2-3 काउंटर में बार बार पड़ रही है, जैसा कि टाटा मोटर्स है, आईजीएल है, ये सब है। मेटल काउंटर्स की आप यदि बात करें तो सब में स्ट्रेंथ बनी हुई है, हालांकि मोमेंटम मिसिंग है। चाहे आप जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, जिंदाल स्टील की बात करें, बट इन सब में कंपैरेटिव एनालिसिस करके ओवाई बेसिस पे देखोगे तो जिंदल स्टील पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनने के कगार पे है। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है, हल्का सा फॉलो अप हुआ तो 4-5% का रनअप बनना चाहिए। तो 590 के आसपास का सपोर्ट है, 620-625 के स्विंग के। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में अगर देखें, एसआरएफ के बाद दो और स्टॉक्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं, वरुण बेवरेजेस और एवेन्यू सुपरमार्ट्स। वरुण बेवरेजेस में करीब 1.25% की तेजी, और एवेन्यू सुपरमार्ट भी देखे 1.5% तक की बढ़त दिखाते हुए। दोनों स्टॉक में से कोई पिक करना चाहेंगे? चंदन, ये सवाल आपके लिए है। बिल्कुल, देखिए आपने डीमार्ट की बात की और वीबीएल की बात की, तो सबसे पहले मैं वीबीएल की बात करूं तो यहाँ तो नो डाउट ट्रेंड इंटेक्ट है, कंटिन्यूसली हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे चल रहे हैं। काउंटर स्लो जरूरी है बट ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है, और स्लो एंड स्टडी अप मूव यहाँ पे देखने को बन रहा है। इवन बिगर ट्रेंड में आप देखोगे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज को भी स्टॉक तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हल्का सा 5-6 दिन पहले डिप आया और वो डिप में खरीदारी की देखने को मिली है। तो इमीडिएट में आप 1440 को सपोर्ट बनाइए, 1520, 1550 के टारगेट के लिए। डिमांड की तरफ फोकस करें तो वीकली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशंस बन रहे हैं, और डेली चार्ट में भी देखें तो लगभग 7-8 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। 3640 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे 3850 के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आईटीआई लिमिटेड, कुछ इस स्टॉक को देखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सेसरी से सेगमेंट से जुड़ी है कंपनी, और हाल ही में कंपनी ने 1 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है उसकी कमिश्निंग भी की थी। स्टॉक प्राइस आज काफी हद तक रिएक्ट करता हो, करीब 8% की तेजी। जी हाँ, इनफैक्ट हम देखें तो पिछले 3 सेशंस में 95 के जो जोन्स है वहां से 110 तक की अच्छी खासी छलांग लगाई है, लेकिन अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है, करीब 112 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास रेजिस्टेंस है। तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट करें, या तो बाय ऑन डिप्स करें, या 113 टेकआउट हो जाता है फिर उसके बाद बाय करें। तो फिलहाल मेरे लिए ये वेट एंड वॉच लिस्ट में ही रहेगा। मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रांग है, बट ऑलरेडी हम स्टॉक को अच्छा खासा चलते हुए देख चुके हैं इन द लास्ट 3 सेशंस। तो फ्रेश पोजीशंस के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, ऑलराइट। मार्केट नीचे तो आई है, बैंक स्पेशली थोड़े नीचे आए हैं, गेन्स सारे रोड हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में जो गेन्स फिर भी जिन पे इंटैक्ट है मूव, उसमें कहीं ना कहीं मिड कैप पीएसयू थे, और कुछ दूसरे बैंक्स पे आपको इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स दिख रहे हैं जहाँ पर अब भी मूव दिख रही है, और कुछ काउंटर्स जहाँ कल दबाव था वो वापस आए। कोल इंडिया के प्रेशर के बाद, नंबर्स के बाद थोड़ा प्रेशर था, वो स्टॉक वापस आता हुआ दिख रहा है। एलएनटी में आज आपको 1% तक की मूव दिख रही है। एलएनटी को खैर ये तो एक अच्छा पोजिशनल बेट है ही, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस लेवल पर कुछ एलएनटी में? जी देखिए, एलएनटी अगेन अच्छे खासे मोमेंटम में बन के चल रहा था काफी समय से। पिछले 3 से 4 सेशंस में थोड़ा सा फ्लैटिश हुआ है, बट इफ यू पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट, मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं, उसमें स्टॉक ने अपनी जो गेन्स हैं उनको मेंटेन किया है, जस्ट बीन कंसोलिडेटिंग विद अ पॉजिटिव बायस। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री बिल्कुल
बिल्कुल बनती है। हमने इसमें रीसेंट हाइज देखे थे 2410 के करीब, वहां से हल्का सा इसमें कूल ऑफ होते हुए देखा है हमने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेके चल सकते हैं। ये एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है फॉर इट्स नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। तो यहाँ पे आप 2350 2360 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट आपके लिए यहाँ पे 2425 का होगा, दूसरा टारगेट 2475 का। तो जिस तरीके का सेटअप है मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो गया है। एंड एल&टी हैज बीन गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। काफी समय से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम चले आ रहा है एंड देयर इजंट एनीथिंग दैट सजेस्ट राइट नाउ कि दिस विल कम टू अ हॉल्ट। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। इन लेवल्स के साथ इसमें आप अभी भी लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ऑलराइट, इस पे लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। 4 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको खास नजर डालनी चाहिए, और ये स्टॉक्स कौन से हैं ये हमें सौमीद बताएंगे। खबर भी है इसमें। एक स्टॉक को भी हम डिस्कस भी कर रहे थे, कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने कुछ पोटेंशियल MSCI चेंजेस रिफ्लेक्ट किए हैं और उसका इम्पैक्ट कौन से स्टॉक्स पर पड़ेगा, कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है उनकी इंक्लूजन की, ये सारी चीजें हमारे लिए कंपाइल करके सौमीद लेकर आए। आइए सौमीद से समझते हैं। MSCI जो चेंजेस अनाउंस करने वाली वो 11 मई को करेंगी, जिसका मतलब ये होता है कि 12 मई को जो स्टॉक्स पोटेंशियली इंक्लूड होंगे या जिनके वेटेजेस में चेंजेस होंगे वो रिएक्ट कर सकते हैं। अब मॉर्गन स्टैनली ने अपना एक नोट निकाला है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि 4 स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं MSCI के इंडेक्स में और 5 स्टॉक्स के वेटेजेस चेंज हो सकते हैं। अब टोटल नेट बेसिस में वो इन्फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब $1.3 बिलियन का, जिसमें से नियरली $745 मिलियन सिर्फ एक ही स्टॉक में आएगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और इंक्लूजन्स की अगर हम बात करें पहले तो उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मैक्स हेल्थकेयर का हाई चांसेस है इंक्लूड होने के, और इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है अराउंड $175 to $256 मिलियन, जो कि करीब 5 to 14 टाइम्स दैट 20-डे एवरेज है। उसके अलावा कमिंस और अशोक लीलैंड पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से मीडियम चांसेस है इन दोनों स्टॉक्स के इंक्लूड होने के MSCI इंडेक्स पे। अब वेट चेंजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के वेटेजेस बढ़ने के चांसेस है, जहाँ जिसकी वजह से करीब $745 मिलियन का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 9 टाइम्स है उसके 20-डे एवरेज के वॉल्यूम के सामने। इंडिगो और संवर्धना मदरसन, ये दो स्टॉक्स के भी वेटेजेस बढ़ सकते हैं, बट जो इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ 18 to 28 मिलियन के आसपास के हैं। अब अडानी के 2 स्टॉक्स हैं, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस। इसके लिए MSCI ने पिछले कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट भी किया था और उनके वेटेजेस कम होने वाले हैं मई के रिव्यू में। और मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से जो वेटेजेस कम होने के कारण आउटफ्लो हो सकता है वो करीब 82 to 124 मिलियन का है, जो कि करीब 6 to 10 टाइम्स है उसके 20-डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। तो इन सब स्टॉक्स पे फोकस रखिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में MSCI के चेंजेस अनाउंस होने वाले हैं। ठीक है, इन सारे स्टॉक्स के ऊपर हम नज़र बना के रखेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ब्लू स्टार की। ये जो रेफ्रिजरेशन सेगमेंट है, यहाँ पे किस तरह के ट्रेंड्स शेप अप हो रहे हैं। हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ रहे हैं, मिस्टर त्यागराजन, बात करने के लिए ब्लू स्टार की। स्टॉक आज करीब 1.5% कमज़ोर है। मिस्टर त्यागराजन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेदर रहा। कहीं पे एक्स्ट्रा गर्मी हो रही है, कहीं पे एक्स्ट्रा रेन हो रही है, नॉर्थ में बारिश हो रही है, कभी ठंड पड़ रही है। ये जो एकदम पैची जैसा वेदर हो जाता है, एकदम अनइवन वेदर है, इसके वजह से आपको अपने सेल्स फोरकास्टिंग में किसी तरह की दिक्कत हो रही है? क्योंकि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड रहे हैं कि भाई मई जून में पड़ती है गर्मी पूरे नॉर्थ में, इस बार तो हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा अनइवन हो गया मामला। Good morning. It is a pleasure talking to you. If you recollect, when the IMD forecast had come in January, February, I had always maintained that, look, you can't bet on weather. Of course, February was hot, March was hot, and after that you have unseasonal rains in most parts of the country. Fortunately, West, East, and South did well so far, and I'm seeing there is a forecast for rain in Tamil Nadu now. And North is expected to heat up somewhere around 10th, 11th. From tomorrow, they say that summer will set in. Now, I had always maintained that it is not about the summer season alone. If summer season is impacted, of course, you do have the demand drop. But I'm going primarily by the penetration levels in India, which is somewhere around 7.5%. I am seeing the sales happening throughout the year. That is point number 1. Point number 2 is the products are becoming affordable. Point number 3,
You are having the energy efficient range of air conditioners these days. Unlike in the past, we used to say that it is not the initial cost of buying, it is about the operating cost. That is no longer an issue. Consumer finance is being availed extensively. Close to around 45% of the sales is happening through consumer finance. And having said all this, the unseasonal rains in so far has been a disappointment. We have to wait and see. But in the supply chain, we are not facing any problem at all because we are able to moderate the stock. Some locations are doing well, some locations are not doing well. I will go on to maintain that I think the industry for the whole year, that is FY24, should grow by 20%. This is what we have seen in the past. There are good festival seasons, there are good summer seasons. Overall, this category has arrived. It is being consumed, and including tier 3, 4, 5 towns. So therefore, while there is a disappointment about unseasonal rains, I don't think the overall for the full financial year, we are going to have major impact. राजन, फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 आप कह रहे हैं सेल्स इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन आप ही का आउटलुक FY24 पर डिमांड और ऑर्डर बुक सिनेरियोज पर क्या ही ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक की स्थिति अगर देखें ऑलमोस्ट 5040 करोड़ विच इज 55% अप मूव देखने को मिले हैं. आगे चलकर आउटलुक FY24 के लिए ऑर्डर बुक पर कैसा रहेगा और साथ ही डिमांड टियर 2 टियर 3 सिटीज पर से कैसी दिखेगी? Thank you. It's a good question. We continue to see quite a few orders getting finalized in many segments. The first one is the manufacturing sector. A lot of orders are getting finalized because the capacity expansion is on the way. We see infrastructure like metro railway or airports. Quite a few orders are on getting finalized now. You have showroom boutiques getting opened in tier 3, 4, 5 towns. The healthcare sector continues to invest and it is on a very high growth phase. We expect a hotel segment or the hospitality segment also to come in because the hotels are beginning to expand. So on the whole, in the B2B part, we are witnessing continued order inflow. Now, on the other hand, in commercial refrigeration segment, driven by the ice cream consumption growth, we are beginning to see big growth happening there. There again, in summer season due to unseasonal rains, there had been some concern about ice cream sector, but on the whole, processed food is growing, pharma is growing, and other perishables. There are huge investments that are taking place. So as of now, in B2B, with the huge order backlog as well as the order finalizations that are expected, the prospects are good. Mr. Tyagarajan, बहुत-बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए. Thanks very much for sharing all these insights with us. चलिए मार्केट्स पर वापस लौटे. टाटा मोटर्स अब 2% की तेजी के साथ 511 के करीब पहुंच चुका है, और इनफैक्ट कुछ दूसरे स्टॉक्स में जिसमें तेजी बढ़ी है उसमें रिलायंस भी अब फ्लैट टू पॉजिटिव काम करते हुए दिख रहा है. तो इंडेक्स को हेवी लिफ्टिंग क्या रिलायंस कर सकता है, लेकिन बैंक्स भी थोड़े से वापस आए हैं. लगभग 100-125 पॉइंट्स की आपको बैंक निफ्टी पर इस वक्त स्ट्रेंथ दिख रही है. HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक यहाँ पर आधे से 1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है, और फाइनेंस काउंटर्स में आपको बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी वापस दिख रहे हैं. एक्सिस बैंक आज सुबह कोई दे रहा था, आई थिंक नरेश की कॉल थी एक्सिस बैंक, वहाँ पर 1% की मूव है. तो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, क्या इनको आज वॉच करना चाहिए? हमारे साथ कुश और किरण दोनों हैं. किरण, किसी बैंक पर आपकी नजर गई है लार्ज कैप बैंक्स में? सो लार्ज कैप बैंक में अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. रिजल्ट के बाद से हम देख रहे हैं कि काउंटर काफी पॉजिटिव नोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है. रिजल्ट के पहले हमने देखा था एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आया, कहीं ना कहीं उसने अपनी 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और स्टॉक वापस एक अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है. इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से देखें या तो आप डेली चार्ट के हिसाब से भी देखिए तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है. कहीं ना कहीं काउंटर अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है. 890 का लेवल आप ध्यान रखिए, अगर 890 का लेवल क्रॉस करता है एक्सिस बैंक, तो जिस तरह से ICICI बैंक में हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है 940 तक का, तो वैसा ही कोई मूव हम एक्सिस बैंक में देख सकते हैं. सो रिस्क प्रेफर्ड रेशियो के हिसाब से हमने रिजल्ट के दिन भी बात की थी स्टॉक के ऊपर कि जब तक ये स्टॉक नीचे में 840 नहीं तोड़ता है, कोई भी डिप आता है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए. इनिशियल लेवल पे 890 का टारगेट, 890 के ऊपर 930 940 तक जा सकता है. तो वी आर अगेन री-रेटिंग एक्सिस बैंक. कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करके जाइए, 930 तक के टारगेट हमें एक्सिस बैंक में आ सकते हैं, ऐसा लगता है.
ठीक है, ये एक्सिस बैंक पर व्यू रहा। मैनकाइंड फार्मा लिस्टिंग है आज, और अभी जो 10 बजे आप प्राइस फ्रीज होंगे, लेकिन अभी जो सेटल होते हुए दिख रहा है वो 1300 रुपये दिख रहा है बीएससी पर। वॉच करते हैं इसे। लेकिन इस बीच बाजार पर फंडामेंटल व्यू, जब कल हम रक्षित रंजन से, मार्सलिस के रक्षित से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कुल मिलाकर ग्लोबल हेडविंड्स को लेकर, बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर क्या कुछ मार्केट पर अपनी ओपिनियन हमसे शेयर किए। एक बार आइए फिर से आपको सुनवाते हैं। हाँ, सो 3-4 चीजें अब आने वाले 2-4 क्वार्टर में आपको डिफरेंट दिखेंगी कंपेयर टू पिछला 1-2 साल। पहली चीज तो नॉइज काफी हद तक खत्म हो जाएगा अब रिपोर्टेड रिजल्ट्स में। अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए, तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का फायदा, कमोडिटी कंज्यूमर्स का नुकसान फ्रॉम अ ट्रांजिएंट मूव इन कमोडिटी प्राइसेस। दूसरा, क्योंकि कोविड के लॉकडाउन्स हो रहे हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेव अभी 1 साल ही पुरानी है, लास्ट ईयर जनवरी में हुई थी, तो 4Q FY23 और 4Q FY22 उसमें भी थोड़ा सा नॉइज रहेगा। इस तरह के सारे नॉइज बाहर निकल जाएंगे अगले क्वार्टर से, और आपको वो कंपनियां जिन्होंने पिछले 3-4 साल में कोविड का भरपूर फायदा उठाया, इन्वेस्ट किया ठीक जगहों पे, उन कंपनियों की ग्रोथ बेटर दिखेगी कंपेयर टू अदर्स, राइट। सो जो इस थीम में फिट होती हैं बिजनेसेस, जो थीम आपने हाईलाइट करी, जहाँ पे ग्लोबल मैक्रो, यूएस रिसेशन एटसेट्रा, दीज आर इन फैक्ट स्लाइट बेनिफिशियल फैक्टर्स फॉर सम ऑफ द इंडियन कंपनीज। वो वाली कंपनियों में आपको ग्रोथ काफी क्लियरली बेटर दिखेगी कंपेयर टू अदर्स, एंड यही कंपनियां टू बी ऑनेस्ट पूरी इकोनॉमी की प्रॉफिट ग्रोथ भी यही कंपनियां ड्राइव करती हैं लॉन्गर टर्म में। बहुत इन अ वे बहुत पोलराइज्ड होता जा रहा है इंडिया का इकोनॉमी। सो इन दैट रिगार्ड, यस, आई एम कंप्लीटली विद यू कि अगले 3-4 क्वार्टर में आपको इन अ वे सेपरेशन ऑफ मेन फ्रॉम बॉयज काफी क्लियरली दिखेगा, एंड वो कंपनियां जो डिफिकल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अच्छा फायदा उठाती हैं, उनमें निवेश करने की आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखेगी। बढ़िया, 20% प्रीमियम 220 रुपए ऊपर 1300 रुपए पे आपको नजर आ रहा है मैनकाइंड फार्मा का शेयर सेटल होते हुए। कुछ मिनट है, कुछ मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। केएसबी पंप्स जो एमएनसी पंप कंपनी है, उसके अंदर काफी अच्छे रिजल्ट्स का मोमेंटम रहा है पिछले कुछ क्वार्टर, अभी भी 4%, 3.5-4% ऊपर है। किरण, जरा चार्ट चेक करके बताएं इसका। केएसबी पंप्स डबल हुआ स्टॉक पिछले 1 साल में। कौन सा पंप? केएसबी पंप्स 2312, आज 2300 रुपए क्रॉस किया है ये। ओके, सो केएसबी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये ऑल टाइम हाई के आसपास इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, और डीई चार्ट के ऊपर क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न और मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक काफी एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इसमें कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2250 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है, जब तक 2250 नहीं तोड़ता है तब तक इसमें हम लॉन्ग बने रह सकते हैं। इनिशियल लेवल पे 2500 तक का टारगेट हम आने वाले 1 से 2 महीने में देख सकते हैं केएसबी लिमिटेड के अंदर। सो डेफिनेटली हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव जोन के अंदर है। एक और स्टॉक आपको दिखाते हैं जिसमें काफी बड़ी मूव आ रही है, वो है जिंदल पॉली। मिड कैप्स में काफी पसंदीदा स्टॉक है ये, और जिंदल पॉली में आज एक स्पर्ट सा आया, ये देखिए 8% ऊपर। कुछ जिंदल पॉली वॉल्यूम बैक्ड है, कैसा दिखता है आपको? लास्ट कुछ दिनों में चार्ट देखिए जरा, नीचे से ऊपर आया है, करीब 490 वाला इस समय 686। इनफैक्ट अजय, कुछ दिनों से ही नहीं, अगर मैं कहूँ तो मार्च एंडिंग या अप्रैल स्टार्टिंग से हम देखें तो इसमें 500 रुपए से एक रैली शुरू हुई थी, जो अभी तक बरकरार है, और अभी इनफैक्ट हमें पिछले 3 से 5 सेशंस जो है उनका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आते हुए देखा है। वॉल्यूम बैक्ड मार्केट को खुले ज्यादा समय आज हुआ नहीं है, फिर भी आप देखिए वॉल्यूम इसमें बहुत ही अच्छा स्पाइक दिखा रहा है। एक गैप था इसमें 690 के आसपास का, उसको इसने आज ऑलमोस्ट टच किया है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसको क्लोज करता है तो यहाँ पे आप जो अपसाइड है ये और बढ़ता हुआ देखेंगे। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छे लंबे स्लंप के बाद इसमें एक अपट्रेंड का अपट्रेंड की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 750 का एक आपका इनिशियल टारगेट रहेगा, जो दूसरा टारगेट है ये 800 का है।
तो जिस तरीके का हमने स्लम्प देखा है उसके बाद जो मूव है, जो रिबाउंड है, ये भी काफी शार्प इसमें आ सकता है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे आप लेके चलेंगे वो होगा करीब 650 के जो जोन है इसके आसपास का। तो और अजय, वाइल वी आर एट इट, एक स्टॉक और मेंशन कर दे जो हम पिछले कुछ समय से डिस्कस कर रहे हैं, विच इज त्रिवेणी टर्बाइन। देखिए कल हम बात कर रहे थे 380 के करीब, आज 400 का भाव हो गया। आई थिंक 420 और 440 के लेवल्स भी इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। % चला था आज, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि इतना तेज चला हुआ स्टॉक आपसे कैसे डिस्कस करूं, कहीं कोई व्यूअर हमारा ऊपर के भाव में फंस जाए। लेकिन उसके बाद भी 4% आज चल गया। कुछ स्टॉक्स में पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा। ओके, लेकिन आज क्लियरली आपको वो ट्रेंड तो दिख रहा है कि लार्ज कैप्स जहाँ एफआईज फेवरेट काउंटर्स होते हैं उनमें अच्छी खासी मूव दिख रही है। चाहे आप बजाज ट्विंस को देखें, टाटा मोटर्स को देखें, फॉर दैट मैटर एशियन पेंट्स, एल&टी जैसे काउंटर्स हो, यहाँ पर अच्छी स्ट्रांग मूव दिख रही हैं आपको। ऑटो पैक तो इनफैक्ट अपने ऑटो इंडेक्स भी अपने अच्छे खासे हाई लेवल्स पर काम कर रहा है इस वक्त। लेकिन दूसरे कुछ और काउंटर्स जो मिड कैप स्पेस से हम यहाँ जिन पर तेज़ी बढ़ सकती है, एक बार वहाँ पर भी देखते हैं। कुछ कैसे लेना चाहिए? अब ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, बाजार क्या तेज़ी के मोड में ही है? क्योंकि थोड़े से इनिशियल गेन जब इरोड हुए तो लग रहा था शायद एक कंसोलिडेशन का जोर हो सकता है, लेकिन बाइंग तो आपको अच्छी दिख रही है और स्पेशली लार्ज कैप्स में तो अच्छी बाइंग दिख रही है। कोई स्टॉक आपकी नजर पे रडार पर आ रहा हो मिड कैप से भी? देखिए प्रियंका, अगर ओवरऑल एक सेटअप की बात करें तो हम मोमेंटम में है। अब ये जो सीन है, आपने जो थोड़ी देर पहले कहा बहुत राइटली कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है वाला सीन हो गया है। इतना शार्प अपमूव आ चुका है कि अब यहाँ से थोड़ा सा एंट्री करने के लिए हमें वॉचफुल होना चाहिए। इनफैक्ट आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि हम थोड़ी सी इसमें यहाँ आने वाले कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखें। बैंक निफ्टी 43,800 44,000 के जो जोन्स हैं इसके करीब रेजिस्टेंस है। निफ्टी में 18,500 18,700 के जो जोन्स हैं इसके करीब है। तो यहाँ पे अब हम ऐसे सिनारियो में जा रहे हैं जहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं, जो अपसाइड्स हैं, ये ज्यादा क्लियरली नजर आ रही हैं कंपेयर टू द डाउनसाइड्स। और ऐसे केस में आप पोजीशन ना लें ऐसा तो ना करें, लेकिन या तो पोजीशन लाइट करें या प्रॉफिट बुक करते चले। तो बिल्कुल इंडेक्सेस पे मेरा यही व्यू है। हालांकि जैसा मोमेंटम और जैसा हम एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो पोजीशन तो देखिए अपसाइड की ही बनती है। बट एज आई सेड, आइदर लाइटन देम और हैव योर स्टॉप लॉसेस वेरी स्ट्रिक्ट। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मुझे लार्ज कैप से ज्यादा अब मिड कैप में ज्यादा अच्छी रुचि लग रही है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे रेडार पे आ रहे हैं। जैसे आप रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर देखिए, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा अपमूव काफी समय बाद आते हुए देखा है और बरकरार चल रहा है। एक रेजिस्टेंस था इसका करीब 800 810 के आसपास, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप फर्दर अपमूव आते हुए देख सकते हैं। 840 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। ऑन द डाउनसाइड में 805 को मेरा स्टॉप लॉस बना के चलूंगा। ओके, ठीक है। रेनबो की आप बात करें तो हम एक बार वॉच कर रहे थे अजय और मैं कि किम्स कितना चला। किम्स में अच्छी खासी मूव देखने को मिली है, 1508 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 11-1200 पे आसपास हम इसको डिस्कस कर रहे थे। जी हाँ, थोड़ा स्लो मूवर है बट धीरे धीरे चल रहा है। 6 महीने ग्राफ दिखाई डायरेक्टर साहब, 1508 इस समय पहुंचता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक।